स्टोरी की शुरुआत होती है फैंग टावर से, जिसे पूरे किंगडम का सबसे पावरफुल और टैलेंटेड मैजिशियंस का घर माना जाता है। यहीं पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता। प्रोफेसर चाइल्डमैन, जो कि अपनी इंटेलिजेंस और डेंजरस रिसर्च के लिए बहुत ही फेमस थे, अपनी बेस्ट स्टूडेंट्स अजीली के साथ एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। दोनों को लग रहा होता है कि ये एक्सपेरिमेंट उनकी लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट बनेगा, पर जैसे ही वो मैजिक को एक्टिवेट करते हैं, अजीली की बॉडी एक अजीब सी मिस्टिकल फोर्स के कॉन्टेक्ट में आ जाती है और सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उसकी बॉडी हिलने लगती है, मैजिक एनर्जी हवा में फैलने लगती है, पूरे टाउन में हॉरर जैसी आवाजें गूंजने लगती हैं, जिससे कि आसपास के सारे मैजिशियंस बहुत ही शॉक हो जाते हैं। सब अपने मैजिक रेडी कर रहे होते हैं ताकि उस क्रिएचर को तुरंत डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है एक यंग लड़का क्रायनाल्डो, जिसके की बाल हमेशा उलझे रहते हैं और जिसका नेचर थोड़ा सा केयरलेस भी लगता है, पर दिल से वो एक अच्छा इंसान भी होता है। अजीली उसकी बहुत ही क्लोज दोस्त थी, इसलिए वो किसी को भी उसे हर्ट नहीं करने देता। अपनी इमोशन में आकर वो मैजिशियंस को रोक देता है, पर यही उसके सबसे बड़ा मिस्टेक बन जाता है। उसकी बेकार टाइमिंग की वजह से क्रिएचर को भागने का परफेक्ट चांस मिल जाता है और वो रात अंधेरे में डिसअपियर हो जाता है। उस दिन के बाद फैंग टावर की जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं होती। 5 साल बीत जाते हैं। क्रायनाल्डो और फैंग टावर का एक स्टूडेंट नहीं रहा। गिल्ट और दर्द को छुपाने के लिए वो अपना पुराना पास्ट मिटा देता है और एक नया नाम रख लेता है, ऑर्फन। वो अकेला ही देश के अलग अलग टाउन में घूमता रहता है, छोटे मोटे काम करता है और फ्रीलांस मैजिशियन बन जाता है और अपनी लाइफ को समहाउ मैनेज कर रहा होता है। लेकिन भाई, लाइफ इतनी सिंपल थोड़ी होती है, मतलब कि इजी थोड़ी होती है। एक बार उसने 2 गरीब बच्चों को थोड़े से पैसे उधार दे दिए थे, पर उन्होंने अभी तक एक कॉइन भी वापस नहीं किया। फिर भी ऑर्फन उन पर गुस्सा नहीं होता और वो थोड़ा सा थक गया होता है। शाम को वो एक छोटी सी डिनर में अकेले बैठकर सिंपल सा डिनर एंजॉय कर रहा होता है। तभी एक यंग वेटर क्यूरियोसिटी में पूछ लेते हैं कि क्या ऑर्फन पहले फैंग टावर एकेडमी का स्टूडेंट था। ऑर्फन तुरंत जवाब नहीं देता, पर उसकी पुरानी कोट पर लगी फेडेड बैच सब कुछ सच बता देती है। फैंग टावर का ग्रेजुएट होना एक रिस्पेक्ट की बात होती है, क्योंकि यही एकेडमी सबसे पावरफुल मैजिशियंस को ट्रेन करती थी। लोग ऐसे लोगों को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं, पर ऑर्फन अब अपने पास्ट को याद भी नहीं करना चाहता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ऑर्फन अपने पुराने टूटे फूटे घर से लौट रहा होता है, तभी वो दोनों बच्चे एक्साइटमेंट के साथ उसके पास आ जाते हैं। उनका चेहरा देखकर ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वो कोई वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हों। वो ऑर्फन को बताते हैं कि उनके पास एक बड़ा प्लान है, जिससे कि बहुत ही सारे पैसे बन सकते हैं। अगर सब कुछ सही गया तो ऑर्फन की सारी मनी प्रॉब्लम्स तुरंत ही खत्म हो सकती है। प्लान सुनने में इतना सिंपल लगता है, लेकिन थोड़ा सा सस्पिशियस भी फील होता है। लेकिन ऑर्फन सोचता है कि जिंदगी में कब तक डर के बैठे रहेंगे, एक चांस तो बनता ही है, शायद से इस बार कुछ अच्छा ही हो जाए। पर जैसे ही वो प्लान के पीछे जाता है, उसे समझ में आता है कि रियलिटी उतनी स्मूथ नहीं होती जितने बच्चों ने बताई थी। कहीं न कहीं इसमें डेंजर भी छुपा हुआ है, जिसे ऑर्फन अभी समझने लगता है। ऑर्फन और वो 2 बच्चे अपने सो कॉल्ड सुपर प्लेन में इतने जल्दी फंस जाते हैं कि उन्हें खुद भी समझ में नहीं आता है कि अब क्या कर रहे हो। तीनों मिलकर एक फेक मल्टी लेवल मार्केटिंग ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें उनका मेन टारगेट शहर की एक फेमस नोबल फैमिली को उल्लू बनाना होता है। लेकिन प्लान शुरुआत से ही फुल फ्लावर्ड होता है, क्योंकि वो दोनों बच्चे हर वक्त अजीब अजीब प्रोडक्ट्स की तारीफ करते रहते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जिसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता। उनके फ्लैशी वर्ड सुनकर कोई भी थोड़ा सा स्मार्ट इंसान तुरंत समझ जाए कि ये पूरा का पूरा सिस्टम फ्रॉड है। नोबल फैमिली भी बिल्कुल बेवकूफ नहीं होती। उन्हें जल्दी इस ट्रियो की सस्पिशियस एक्टिविटीज पर डाउट हो जाता है और चुपचाप सिक्योरिटी फोर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं, ताकि जब ये लोग हद को पार कर दें, तब इनसे सबके सामने ट्रैप करके पकड़ा जा सके। इस बीच घर का एटमॉस्फेयर ऑलरेडी टेंस चल रहा होता है। इसी वक्त घर की सबसे छोटी बेटी क्लियो एक शॉकिंग चीज नोटिस करती है। जैसे ही उसकी नजर ऑर्फन के पुराने घिसे पीटे बेज पर पड़ती है, उसके दिमाग में सालों पुरानी यादें वापस आ जाती है। बचपन में उनके घर में एक पावरफुल मेज आया था, जिन्होंने उसके फादर को एक कष्ट शॉट दिया था और बोला था कि किसी को भी मत बताना। क्लियो की कहानी और ऑर्फन के ऑब्जर्व किए हुए क्लोज को जोड़ते जोड़ते पूरा पजल एकदम से क्लियर हो जाता है। ऑर्फन को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। वो समझ जाता है कि वो कष्ट शॉट किसी और ने नहीं, बल्कि प्रोफेसर चाइल्डमैन ने ही दिया था। वही इंसान जिन्होंने उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला था। ये बात सुनते ही ऑर्फन के अंदर एक अजीब सा डर आ जाता है, जैसे कि उसका पूरा का पूरा पास्ट दोबारा से उसके सामने खड़ा हो। और तभी बूम, पड़ोस के घर में एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा एरिया ही हिल जाता है। सब लोग बहुत ही शौक में आ जाते हैं। ऑर्फन के अंदर एक इंस्टिंक्ट जाग जाती है, डेंजर यहीं कहीं आसपास है। वो बिना टाइम वेस्ट के एक्सप्लोजन वाली जगह की तरफ दौड़ जाता है। दिल में फियर भी होता है।
पर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उसकी प्रोटेक्ट करने की फीलिंग। घर का बड़ा दरवाजा एक्सप्लोजन में टूट चुका होता है। अंदर जैसे ही वो लोग झांकते हैं, सबकी सांसों में सांस अटक जाते हैं। पूरे रबल के बीच एक ह्यूज क्रिएचर खड़ा होता है। उसका जायंट बॉडी, फटे हुए विंग्स और उसकी निकलती हुई डेंजरस एनर्जी देखकर किसी का भी खून जम जाए। और फान सिर्फ एक नजर डालता है और उसका दिल टूट जाता है। वो समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल डेंजर नहीं है। और फान सिर्फ एक नजर डालता है और उसका दिल टूट जाता है। वो समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं है, ये अजीली है, वही अजीली जिसे वो एक वक्त में अपनी फैमिली मानता था। और फान उसके सामने खड़ा होता है। आंखों में डिटर्मिनेशन होती है पर दर्द भी छुपा नहीं पाता। वो पूरी सिंसेरिटी के साथ अजीली के अंदर बची हुई थोड़ी सी इंसानियत को फील करने की कोशिश करता है, शायद से वो होश में आ जाए। पर सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अजीली या कह लो मॉन्स्टर एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती। उसकी आंखें बिल्कुल कोल्ड हो चुकी होती है, जिसमें सिर्फ मैडनेस और डिस्ट्रक्शन की फायर ही जल रही होती है। अजीली एक पल में इतनी तेज बन गई कि कोई भी नहीं समझ पाया। उसके मुंह से आग का एक बहुत ही बड़ा फ्लेम सीधा और फान की तरफ निकलता है। और फान पीछे हटकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन आग की गर्मी और धुआं इतना तेज होता है कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगता है। इसी कयोस के बीच अजीली, जो कि अब पूरी तरीके से मॉन्स्टर बन चुकी थी, एक तेज जंप के साथ उसके बिल्कुल पास आ जाती है और अपने जाल से खतरनाक अटैक करती है। इसी बीच उरफान उसका स्वॉर्ड को जोर से पकड़ लेता है और वही तलवार जो कि नोबल फैमिली ने सालों तक छुपा कर रखी थी। और फिर अजीली पूरा जोर लगाकर जंगल की तरफ भाग जाती है। जंगल के बाहर एकेडमी के इलाइट मैजिशियंस पहले से ही छुपे बैठे थे। उनका सिर्फ एक ही काम था, मॉन्स्टर को रोकना, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही अजीली घर के बाहर निकली, उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए पावरफुल स्पेल्स को छोड़ दिए। रात का अंधेरा उनके मैजिक की चमक से पूरा का पूरा जगमग हो गया। लेकिन अटैक से लगने ही वाले थे कि उरफान बीच में घुस पड़ा। वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर मैजिक को ऑब्जर्व करता है, जैसे कि उसके लिए सिर्फ अजीली की जिंदगी ही इम्पोर्टेंट हो। सब लोग बहुत ही शौक में रह जाते हैं, क्योंकि उसकी इस स्टेप की वजह से अजीली एक बार फिर से डार्कनेस में गायब हो पाती है और मेज स्क्वाड उसको घेर नहीं पाते। और फैन के दिल में 5 साल पुरानी यादें अब जिंदा थी। मास्टर चाइल्डमैन के अंडर ओ ग्रुप एक फैमिली की तरह था। हर स्टूडेंट में एक जबरदस्त टैलेंट था और अजीली सबसे अलग चमकती थी। लोग उसे क्यूटिक विच कहते थे, क्योंकि उसके अंदर पावर थी, रात थी। प्रैक्टिस फाइट्स में उसकी और मास्टर के चांसेस पूरा टावर हिल जाता था। उन सब का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्हें कभी भी फीलिंग नहीं है कि वो असलियत में और फैंस हैं। टावर ऑफ फैंग में उनके दिन थोड़े ही सही पर बहुत ही खुशहाल थे। खाना शेयर करना हो या फिर प्रैक्टिस के बाद आपस में मजाक, हर चीज में एक फैमिली वाला वार्म था। लेकिन जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। एक दिन सब कुछ टूट गया जब एक इंसिडेंट ने अजीली को मॉन्स्टर में बदल दिया। और आज सबके लिए एक नाइटमेयर थी। अजीली कंट्रोल खो बैठी और टावर ऑफ फैंग से भाग गई। एकेडमी के पावरफुल लोगों ने अपनी रेपुटेशन को बचाने के चक्कर में सबको झूठ बता दिया कि अजीली एक लैब एक्सीडेंट में मर चुकी है। ये बात सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपनी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए जिम्मेदारी से मुंह तोड़ दिया। और फान के लिए ये सब एक चोट थी, जो कि वक्त के साथ और गहरी होती गई। उसके लिए अजीली सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं, बल्कि वो दोस्त थी जिसने कभी सबको हंसाया, लड़ते वक्त सबसे ज्यादा एनर्जी दिखाई और कभी भी किसी को अकेला फील नहीं होने दिया। टावर ऑफ फैंग, जिसे लोग हमेशा एक ऐसी जगह कहते थे जहाँ पर होनेस्टी और हाई आइडियल सबसे ऊपर होते थे, वही आज एक झूठी इमेज के पीछे एक बहुत ही बड़ा सच छुपा चुकी थी। और फान के लिए अजीली सिर्फ एक बहन नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे ट्रस्टेड इंसान भी थी। इसलिए जब टावर ने उसके बारे में सच छुपाया तो उरफान ने इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। वो बार बार लेक्चरर्स और हाई लेवल मेजर से रिक्वेस्ट करता कि अजीली के लिए एक सर्च टीम भेजी जाए, शायद से वो वापिस आ जाए। लेकिन उसकी हर बात को इग्नोर कर दिया गया। हर बार उन्होंने कोई न कोई रीजन दे दिया, जैसे एकेडमी की रेपुटेशन को बचाना एक स्टूडेंट को बचाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। इतने बार मना करने के बाद उरफान को लगने लगा कि टावर ऑफ गॉड के लिए उसकी लॉयल्टी खत्म हो चुकी है। वो जगह जो कि कभी उसके लिए सेकंड होम थी, अब उसके लिए बिल्कुल भी पराई बन चुकी थी। एक ऐसी जगह जहाँ पर उसने होप्स और मीनिंग दोनों ही पाए थे। और इसी वजह से उरफान ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया। उसने एकेडमी छोड़ दी और साथ में क्रेनाल्डो नाम भी, जो कि उसके दर्द भरे पास्ट से जुड़ा हुआ था। रियलिटी में वापिस आते ही उरफान को एक ऐसी चीज मिली जिसका उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। मास्टर चाइल्डमैन का डायरेक्ट मैसेज। चाइल्डमैन, जो कि टावर ऑफ फैंग का सबसे रिस्पेक्टेड और पावरफुल मेज माना जाता था, उसने उरफान को एक इम्पोर्टेंट मिशन दिया। मिशन था उस मोमेंट को खत्म करना जिसे एकेडमी और पूरा मैजिकल वर्ल्ड एक बड़े से थ्रेट के रूप में देख रहा था। चाइल्डमैन ने अपने एक्सपीरियंस से गैस किया था कि अजीली ने कर्स्ट स्वॉर्ड इसलिए ली थी क्योंकि वो अपना ह्यूमन फॉर्म वापस पाना चाहती थी। पर चाइल्डमैन ने यह भी कहा था कि स्वॉर्ड के अंदर छुपी हुई इविल पावर इतनी डेंजरस है कि उसे कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल है। उरफान चुपचाप अपने मास्टर की हर बात को सुन रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द और कंफ्यूजन भी
था। टावर ऑफ फेंग, जहाँ कभी अजीली की ह्यूमन स्ट्रेंथ को एडमायर किया जाता था, उनके लिए उस मोस्टर को मारना सिर्फ लोगों को बचाने का काम नहीं था, बल्कि एकेडमी की इमेज और सेक्रेट लैंड को सेफ रखने का तरीका भी था। चाइल्डमैन ने भी अपना सेंटेंस बिल्कुल क्लियर रख दिया। उसने कहा कि अजीली का सेक्रीफाइस करना चाहे कितना भी पेनफुल हो, लेकिन सबके पीस के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसी प्लान के चलते चाइल्डमैन ने एक सीक्रेट ट्रैकिंग स्पेल कस्ट सोर्ड पर डाल दिया था। ये स्पेल इतना प्रेसाइज और एडवांस था कि उसकी हेल्प से मैजेस आसानी से अजीली को लोकेशन को ट्रैक कर सकते थे। ये उनकी पूरी प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था, एक ऐसा स्टेप जो कि इस दर्द भरी कहानी का अंत लाने वाला था। चाइल्डमैन को पूरा यकीन था कि ट्रैकिंग स्पेल की हेल्प से अजीली तक पहुंचना और उसे एलिमिनेट करना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। अपने टीचर के सामने इरफान ने हाँ में सर हिला दिया, जैसे कि वो इस मिशन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुका हो, जैसे वो मोस्टर हंट में साथ देने वाला हो। उसके फेस पर काम और सीरियस एक्सप्रेशन था, लेकिन अंदर से उसका प्लान पूरी तरीके से उल्टा था। इरफान का एकेडमी के ऑर्डर्स को फॉलो करने का कोई इरादा नहीं था। वो ट्रैकिंग स्पेल की इंफॉर्मेशन का यूज करना चाहता था, पर इसलिए नहीं कि वो अजीली को मारे, बल्कि इसलिए कि वो मैजेस से पहले पहुंचकर अजीली को वार्न कर सके कि खतरा आ रहा है। जब इरफान निकलने ही वाला था, तभी क्लियो अचानक से उसके पास आई। उसके हाथ में एक छोटा सा सीनी सिल्वर रिंग था, जिसमें कि एशियंट कैरेक्टर्स इनग्रेव थे। क्लियो ने बताया कि ये गिफ्ट उसके परिवार की तरफ से एक थैंक यू है। इरफान ने उन्हें मोस्टर के अटैक के टाइम बचाया था और बहुत ही बड़ा लॉस होने से रोक लिया था। उसने रिंग के ओरिजिन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि इस रिंग में एक स्पेशल पावर है जो अपने ओनर की लाइफ सबसे डेंजरस सिचुएशन में भी बचा सकती है। रिंग पकड़ते ही इरफान एकदम से फ्रीज हो गया। एक अजीब सी फैमिलियरिटी उसके मन में जाग गई, जैसे वो इस रिंग को पहले कभी देख चुका हो। थोड़ा सोचते ही उसे सच पता चलता है, ये रिंग अजीली की थी। ये एशियंट मार्क सिर्फ डिजाइन नहीं था, बल्कि उसकी आइडेंटिटी का प्रूफ भी थे। अजीली इस रिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं करती थी, और इरफान को एक बार उसकी याद आ गई जब उसने कहा कि ये रिंग सिर्फ एक ऑर्नामेंट नहीं, बल्कि एक पावरफुल प्रोटेक्टिव चार्म है, एक ऐसी मैजिक जो कि ओनर की लाइफ को एक बार बचाने की पावर रखती है, सिर्फ एक ही बार। इरफान ने धीरे से उस रिंग को अपनी फिंगर में पहन ली। उसके दिल में एक अजीब सा मिक्स था, सैडनेस भी और ग्रेटिट्यूड भी। ये गिफ्ट क्लियो का थैंक यू कम और अजीली से जुड़ी हुई एक मेमोरी ज्यादा लग रहा था, एक लिंक उस टाइम का जब सब नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। उसने क्लियो को ज्यादा कुछ नहीं बोला, सिर्फ हल्की से हेड नोट दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने एक साइलेंट प्रॉमिस कर लिया कि वो इस रिंग की पावर को सही रीजन के लिए यूज करेगा, अजीली के लिए, उस बंधन के लिए जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था। इरफान को एक टीम ऑफ टैलेंटेड विचेस के साथ एक क्रिटिकल मिशन दिया गया था। काफी सारी इलाइट मैजेस को बुलाया गया था ताकि अपकमिंग जर्नी का एक डार्क मैजिक काउंटर किया जा सके। उन्होंने एक हाई रैंकिंग व्हाइट मेज को भी भेजा, जो कि असल में वो और ज्यादा टाइट हो सके। लेकिन इसी बीच इरफान ने एक अलग ही रास्ता चूज कर लिया। वो सब कुछ छोड़कर वापस से अजीली को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, इस उम्मीद में कि से ओ से उसकी मिस्टीरियस फॉर्म में वापस लेकर आ पाए। पर जिस प्यार और अफेक्शन के साथ इरफान अजीली को ढूंढ रहा था, उसे कुछ भी वापस नहीं मिला। अजीली अपने ड्रैगन फॉर्म में उस पर गुस्से में टूट पड़ी। उसने वायलेंट अटैक्स किए और इतना पावरफुल ब्रीथ ब्लास्ट किया कि पूरा का पूरा जंगल ही आग में बदल गया। फायर की रोशनी आसमान तक रिफ्लेक्ट हो गई थी और इरफान पूरी तरीके से जान लगाकर उसकी तबाही को रोकने की कोशिश कर रहा था, उस तबाही को जो कि उसी इंसान से हो रही थी जिसे वो जिंदगी भर प्रोटेक्ट करता आया था। फायरस बैटल चल रही होती है। इसी डेंजरस सीन को देखकर विजार्ड्स का ग्रुप डिसाइड करता है कि वो कोऑर्डिनेट होकर अजीली की एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक करेंगे। उनका एक डायरेक्ट अटैक प्लान लॉन्च होता है। एम ये था कि मोस्टर को कमजोर किया जा सके। बीच में ही एक हाई रैंकिंग व्हाइट विजार्ड सीलिंग रिचुअल को स्टार्ट कर देता है ताकि अजीली की बॉडी में भर रही डार्क पावर को कंट्रोल में किया जा सके। और उनकी पूरी कोशिश के बावजूद कुछ भी अजीली को रोक नहीं पा रहा होता है। उसके स्ट्रेंथ उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा थी। इसी टाइम इरफान के माइंड में एक बोल्ड आइडिया आता है। उसने प्लान बनाया होता है कि वो एक मैजिकल स्वॉर्ड चुरा लेंगे और वो अजीली को अपने पीछे ल्योर करके विजार्ड से दूर ले जाएगा। शायद इस तरह से वो उसके पास सेफ्टली पहुंच पाए। और ये आइडिया उतना ही रेकलेस था जितना कि इनोसेंट, क्योंकि अजीली की पावर इरफान के कंट्रोल से कहीं गुना ज्यादा बढ़कर थी। सिचुएशन एकदम से मैसी हो गई थी जब विजार्ड टीम दो ग्रुप्स में स्प्लिट हो गई। हिस्सा इरफान का लॉयल फ्रेंड उसके पीछे निकल कर आया ताकि स्वॉर्ड वापस ले सके, क्योंकि ये वेपन एनिमी के हाथ में नहीं जाना चाहिए था। और बाकी विजार्ड्स ड्रैगन को रोकने के लिए बैटलफील्ड में ही रह गए। जब इरफान और हिस्सा वापस बैटलफील्ड में आए, उनके सामने एक सीन देखकर दोनों का दिल हिल गया। वो सारे टैलेंटेड विजार्ड्स जो कि एक साथ लड़ रहे थे, लगभग सब गिर चुके थे। सिर्फ डिस्ट्रक्शन और उनके अटेम्प्ट्स के निशान बचे हुए थे। खून से भरी जमीन, जली हुई मिट्टी और हवा में घूमता हुआ एक अजीब सी चूमता हुआ सेंसेशन। इस सब के बीच सिर्फ एक ही आदमी खड़ा था, मास्टर चाइल्डमैन। वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से अजीली की ड्रैगन फॉर्म का सामना कर रहा था। अजीली की मैडनेस और ब्रूटैलिटी ने पूरे बैटलफील्ड को एक अनएंडिंग फायर स्ट्रोम में बदल दिया था, जिसे देखकर लग रहा था कि जैसे तबाही का कोई अंतिम रूप सामने खड़ा हो। और इरफान अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसकी बॉडी में एक जबरदस्त दर्द उठता है। वो होश में ही था कि उसने देखा कि चाइल्डमैन की सोट सीधा उसके अंदर तक घुस चुकी है।
वो हिलना चाहता था, खुद को बचाना चाहता था, पर उसका पूरा बॉडी एकदम से रिगिड हो चुका था, जैसे किसी ने उसकी विल को लॉक कर दिया हो। चाइल्डमैन की ठंडी और बिल्कुल कमांड जैसी वॉइस उसके कान में गूंजती है। वो ओरफान को हील करेगा सिर्फ तब जब बैटल खत्म हो जाएगी। तब तक ओरफान को चुप रहना ही होगा, कोई फायदा नहीं, कोई मूवमेंट भी नहीं, बस वहाँ पर पड़े रहना। ओरफान बिना कोई काम का ना रहते ही चाइल्डमैन के लिए ये लड़ाई बहुत ही इजी हो गई। अब उसको रोकने वाला कोई भी नहीं था। चाइल्डमैन ने अपनी सारी पावर को एक ही ब्लो में डाल दिया और एक इंस्टेंट में ड्रैगन के पीछे की तरफ उड़ गया। वो इतनी जबरदस्त फोर्स से गिरा कि उसका पूरा बॉडी ही ब्रेक होते होते एक बड़े से ब्लास्ट जैसी एनर्जी में डिसिपेट हो गया। ड्रैगन गायब और सीन में थोड़ी देर के लिए एक शांति लौट आई थी, लेकिन ओरफान के लिए असली दर्द अभी तो शुरू ही हुआ था। उसकी आंखों में रिग्रेट था और वो टूट चुका था जब उसने अपनी बहन को जमीन पर बिल्कुल लाइफलेस पड़ा देखा। अजीली को बचाने के लिए वो इतना कुछ भी नहीं कर पा रहा था, पर एंड में अजीली ही गुस्से में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। इस शांति के बीच ओरफान को ड्रैगन की लाश से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो अजीली की लास्ट वॉइस थी जिसमें एक छोटी सी उम्मीद का रे था, पर साथ ही कुछ अजीब, कुछ ऐसा जो कि उसके दिल को डिस्टर्ब कर रहा था। उसे लगा कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट डे ओरफान चाइल्डमैन के घर पर जाता है। उसके मन में मिक्स्ड इमोशन होते हैं। कल रात ड्रैगन की बॉडी से मिली लास्ट बातें ने उसे सब कुछ उल्टा दिया था। उसे पता चला था कि मॉन्स्टर के अंदर जो सोल थी वो अजीली की नहीं थी। असली अजीली अब भी जिंदा है, पर एक ऐसे तरीके में जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता। अजीली की सोल चाइल्डमैन की बॉडी में आ चुकी थी और चाइल्डमैन की सोल उसकी बॉडी में फंस गई थी। ये सोल एक्सचेंज सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, इसके पीछे कुछ डार्क प्लानिंग भी थी, कुछ ऐसा जो कि काफी टाइम से चल रहा था। जब ओरफान ने पिछले कुछ दिनों को याद किया तो उसे समझ में आया कि कोई भी ये नोटिस नहीं कर पाया कि चाइल्डमैन असल में अजीली थी। उसने बिल्कुल चाइल्डमैन जैसा ही बिहेव किया, वही स्ट्रेंड एटीट्यूड, वही अथॉरिटी और वही एक सीजन्ड विजार्ड की तरह। और असली चाइल्डमैन अजीली की बॉडी में लॉक था। अब लग रहा था कि अजीली ने ये प्लान पहले से सेट किया हुआ था। टीचर का परफेक्ट रोल प्ले करके वो जिंदा रह सकती थी और असली चाइल्डमैन उसी जगह पर डेथ का बोझ उठाता है। ओरफान अब सब कुछ दूसरों से ज्यादा क्लियरली समझ पा रहा था। उसे पता था कि अजीली बहुत ही दूर जा चुकी है और जो कुछ उसने किया था उसका हिसाब देना भी जरूरी था। आज वो यहाँ पर एक लाचार भाई बनकर नहीं बल्कि एक विजार्ड के रूप में आया था जो फाइनली सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार था। उसकी आंखों में एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिख रहा था। वो वही पुराना बच्चा था जो कि बस उम्मीद करता रहता था। अब वो रेडी था उन नतीजों का सामना करने के लिए जो कि अजीली ने खुद अपने रास्ते में रखे थे। अजीली की सोच पूरी फोर्स से ओरफान की तरफ आती है, जैसे वो एक बो में सब कुछ फिनिश करना चाहती हो, पर ब्लेड उसको छू तक नहीं पाती। दर्द फील करने की बजाय ओरफान बिल्कुल कामली खड़ा रहता है। ये सब पॉसिबल हुआ उस एशियंट रिंग की वजह से जो उसने कुछ देर पहले ही निगल लिया था। उस रिंग पर बने पुराने सिंबल्स एक विजुअल शील्ड क्रिएट कर दिया जो कि अजीली के डेडली अटैक को रोक लेता है और इसी प्रोटेक्शन की वजह से ओरफान तुरंत काउंटर अटैक कर पाता है। उसका एक पावरफुल स्ट्राइक सीधा अजीली की तरफ जाता है और इसी मोमेंट में ओरफान के मन में एक अजीब सा रियलाइजेशन होती है। ये फाइट जीतना या हारने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और था। वो अजीली को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था बल्कि उसे वापस लाना चाहता था। अपनी बहन को उस डार्क गुस्से से, उस मैडनेस से निकालना चाहता था जिसमें वो डूब चुकी थी। ओरफान नहीं चाहता था कि अजीली को किसी ऐसे कॉर्नर में ढकेल दिया जाए जहाँ से वापस आने का रास्ता ही ना बचे। उसका फाइनल गोल सिर्फ एक ही था, अपनी बहन को फ्री करना। ओरफान रुकता है और सीधा अजीली की आंखों में देखकर बोलता है। उसकी वॉइस काम होती है पर अंदर से स्ट्रॉन्ग। वो बताता है कि चाइल्डमैन ने कभी ड्रैगन को मारने का प्लान नहीं बनाया था। वो एक पावरफुल विजार्ड होते हुए भी बैटलफील्ड में डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं आया था बल्कि अजीली को बचाने का रास्ता ढूंढने के लिए आया था। वो चाहता था कि सब कुछ शांति से खत्म हो जाए बिना किसी के जान लिए, पर ग्रेटिट्यूड की जगह अजीली ने उनकी काइंडनेस को ही बदले में रिवेंज बना दिया। वो सिर्फ चाइल्डमैन का बॉडी ही नहीं बल्कि उनका लाइफ तक ले गई और अपने आप ही डिसाइड कर लिया कि उसका रास्ता कितना क्रूअल होगा। इस बात पर ओरफान को एकेडमी वाले दिन याद आ जाते हैं जब वो दोनों मैजिक एकेडमी में पढ़ते थे। अजीली हमेशा से एक ब्रिलियंट विजार्ड थी, सबसे ज्यादा टैलेंटेड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पर फिर भी रेजर का मेंटल ओरफान को मिला। रेजर सिर्फ एक सिंबल नहीं था बल्कि डार्क विजार्ड वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस रखता था। फैंग्स ट्रेन करने का, नए विजार्ड्स को लीड करने का और पूरी अथॉरिटी उस टाइटल का साथ आती थी और इसी वजह से ओरफान के पास वो पावर थी जो कि अजीली के पास नहीं। रेजर का टाइटल मिलने के बाद उन दोनों के बीच में एक इनविजिबल सा गैप आ गया था। अजीली को लगता था कि वो फेम और पावर की रेस में पीछे छूट रही है। ओरफान को भी एक पुराना दिन याद आता है जब दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि वो अपने पुराने ऑर्फनेजेस वापस जाएंगे, वही जगह जहाँ पर दोनों पले बड़े थे, जहाँ उनका बॉन्ड बना था। वहाँ उनके बच्चों की हजारों यादें थी। वो पहले सिर्फ एक घर नहीं था बल्कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पर उन्होंने एक दूसरे का सहारा पाया था, क्योंकि उनके पास कोई भी पेरेंट्स नहीं थे, उनके अलावा कोई भी नहीं था। इसलिए ऑर्फनेजेस के किड्स एक दूसरे की फैमिली बन गए थे और इसी वजह से ओरफेन और अजीली का रिश्ता और भी डीप हो गया था। इस वक्त वो दो विजार्ड्स नहीं लगते थे, बस सिबलिंग्स लगते थे। बचपन वाले सिंपल मोमेंट्स याद आते थे जब लाइफ में ना फेम का प्रेशर था और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी
सोसाइटी का बोझ। वो कुछ लम्हे इतने प्योर थे कि ओरफान उन्हें कभी भूल भी नहीं पाया। उस मेमोरीज ने ही अजीली के लिए उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बचा कर रखा था। चाहे आगे चलकर अजीली ने कितना ही क्राइम क्यों न कर दियो, उन बच्चों वाले मोमेंट्स को इरेज करना मुश्किल था। ओरफान को याद है ऑर्फनेज से एकेडमी वापस जाते वक्त कुछ अजीब हुआ। अजीली अचानक बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो गई। उसके दिल में तुरंत एक डर सा बैठ गया। वो उसे ढूंढने निकल पड़ा, होपिंग कि उसकी बहन जल्द ही मिल जाएगी। पर जितना वो रास्ते चला गया उतना ही अंधेरा बढ़ता गया और अजीली का कोई पता नहीं लगा। रात ने पूरे आसपास को निगल लिया था और इसी अंधेरे में ओरफैन की टेंशन और बढ़ा दी। वो एक पुराने अबेंडेंड घर में घुसा, सोचकर कि शायद से कुछ क्लू मिल जाए। अंदर का माहौल बहुत ही डार्क और डरावना था, जैसे हवा भी रुक सी गई हो। इन सब के बीच एक पल ऐसा आता है जब ओरफान तुरंत एक एशियंट स्पेल एक्टिवेट कर देता है, जिसका नाम होता है मिंड क्लोजर। ये वो स्पेल था जो कि वो सिर्फ तब यूज करता था जब सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाए। जैसे स्पेल एक्टिवेट होता है, ओरफान को लगता है कि उसका माइंड रियलिटी से अलग हो रहा है और जो फेंट सा एनिमी उसके सामने खड़ा था वो धीरे धीरे गायब होने लगता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। और असली सच कुछ और ही था। वो शैडो एक्चुअली अजीली का स्पेल था। बाहर से तो अजीली मुस्कुरा कर कहती कि वो बस अपने यंगर ब्रदर को थोड़ा सा टीज कर रही थी, लेकिन अंदर से उसकी नियत इतनी सिंपल नहीं थी। अजीली बस ये देखना चाहती थी कि उन दोनों में असल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। ये क्यूरियोसिटी एक टैलेंटेड विजार्ड की इंस्टिंक्ट से भी आती थी और थोड़ा सा इसलिए भी क्योंकि वो चाहती थी कि ओरफान की नजरों में अपनी पोजीशन को समझा सके। लेकिन वो ये बात डिनाई नहीं कर सकती थी कि ओरफान अब बड़ा हो चुका था। वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, इतना कि अब उसके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा हो सकता था। ये बात अजीली के लिए एक तरफ सेटिस्फाइंग थी और दूसरी तरफ थोड़ी सी अनईजी भी। अटैक खत्म होने के बाद रियलिटी वापस से आ जाती है। ओरफान को समझ में आ जाता है कि अजीली का उसे नुकसान पहुंचाने का कोई रियल इरादा नहीं था, पर फिर भी वो कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी तरफ अजीली को कुछ और ही समझ में आ जाता है। ओरफान के चाइल्डमैन वाले वर्ड्स उसे एकदम से उस पावर और हेटेड वाली भावना से बाहर निकाल देते हैं। उसे याद आता है कि उनके टीचर चाइल्डमैन ने कभी उसको मारने की कोशिश भी नहीं की थी। उन्होंने कभी उसे एनिमी माना ही नहीं, बल्कि वो तो अपनी जान तक देने को रेडी थे, सिर्फ इसलिए कि वो अजीली को सही रास्ते पर ला सके। ये सच सुनकर अजीली का दिल पर बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। उसे गिल्ट फील होता है, रिग्रेट भी होता है। जो गलतियां उसने की थी वो अब कभी मिट नहीं सकती, चाहे वो अपनी जान भी क्यों न दे दे। पास्ट में जो हुआ वो बदला नहीं जा सकता। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो जिए बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उनके टीचर चाहते थे। ना हार्ट रेट, ना पावर को ऑब्सेशन, सिर्फ एक सही जिंदगी। अजीली एक बार ओरफान की तरफ देखती है, आंखों में एक फाइनल डिटर्मिनेशन के साथ। अब वो बस टीचर चाइल्डमैन की इच्छा के हिसाब से जिएगी और वो बस इसी तरीके से अपनी सब गलतियों का पाप धुल सकती थी। आगे उनकी जर्नी में डेंजरस और चैलेंजेस तो थे ही, पर साथ ही दोनों इंटरेस्टिंग कंपेनियन में भी थे। मैजिक और क्लियो। मैजिक एक यंग एनर्जेटिक लड़का था जिसका सपना था एक स्किल्ड विजार्ड बनने का। वो ओरफान के साथ इसलिए था ताकि वो मैजिक सीख सके, अपनी स्किल को और शार्प कर सके। लेकिन कभी कभी उसी की वजह से ये ओवर करने की वजह से ओरफान के लिए दिक्कत बन जाती थी, क्योंकि मैजिक को अभी अपनी पावर को कंट्रोल करना पूरी तरीके से नहीं आता था। क्लियो की स्टोरी थोड़ी सी अलग थी। वो एक यंग सी लड़की थी, पर उसका ओरफान के पीछे चलने का रीजन बिल्कुल भी मैजिक जैसा नहीं था। न उसे मैजिक सीखना था और न ही कोई स्पेशल नॉलेज। वो बस अपनी डेली बोरिंग लाइफ से थक चुकी थी और थोड़ी सी एडवेंचर वाली लाइफ जीना चाहती थी। क्लियो की शरारती और लाइवली नेचर की वजह से उसकी जर्नी में हमेशा कुछ न कुछ फनी सिचुएशन बन जाती थी। ओरफान को अच्छी तरीके से पता था कि चाहे वो कितनी बार भी उन दोनों को रिटर्न जाने को बोले, दोनों फिर भी नहीं मानते, इसलिए आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं था। आखिर में ओरफान ने मानकर उनको साथ चलने की परमिशन दे दी, कम से कम कुछ दिनों के लिए। थोड़ा इरिटेट जरूर हो, पर वो फिर भी समझ चुका था कि ये दोनों अब उसकी जर्नी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गए। उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन था टारफ्रेम, एक ऐसी जगह जो कि मिस्ट्री और पुरानी कहानियों से भरी हुई थी। ये लैंड अपनी प्रिस्टीन ब्यूटी के लिए फेमस था और यहीं पर था फैंग एकेडमी, जहाँ से कई पावरफुल विजार्ड्स निकले थे, जिनमें ओरफान और अजीली भी शामिल थे। टारफेन उनके पास्ट की यादें भी लेकर आता था और उन्हें नई मिस्ट्री और चैलेंजेस का दरवाजा भी दिखाता था। तीनों एक सफेद सी पाथ पर टारफेन की तरफ चल पड़ते हैं और हर एक का मूड अलग था। मैजिक बहुत ही एक्साइटेड था, उसे नई नॉलेज पाने का इंतजार था। क्लियो अपनी फ्रीडम वाली जर्नी को एंजॉय करना चाहती थी और ओरफान उसकी आंखों में थोड़ा दूर तक देखने वाला लुक था। उसे पता था कि ये जर्नी सिर्फ एक नई लैंड तक पहुंचाने का सफर नहीं होने वाला है। हो सकता है कि उन्हें उनके पास्ट के बहुत ही डार्क सीक्रेट्स और कुछ पेनफुल सच्चाइयों के सामना करवा दे। अटेंशन अट्रैक्ट ना हो, इसलिए ओरफान ने सीधे रास्ते की जगह एक डे टूर लेने का डिसीजन लिया। वो सभी गार्ड स्टेशन से दूर ही दूर चलता रहा। उसे पता था कि ये विचेस स्टेशन फॉरेस्ट में किसी मेज की प्रेजेंस डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर रिपोर्ट चर्च को देते हैं, और चर्च वो मेजेस को कभी पसंद भी नहीं करता था। चर्च अपनी बिलीफ और पावर के खिलाफ मैजिक को एक थ्रेट मानता था, इसलिए ओरफान अननेसेसरी खतरों से बचना चाहता था, क्योंकि उसे प्रॉब्लम्स पसंद नहीं थी। रात होते होते एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है।
उनका फूड सप्लाई खत्म होने लगता है। जो फूड स्टोर करके रखा गया था वो 3 पीपल के लिए इनफ नहीं था। जब इरफान और क्लियो कैंप फायर के पास बैठे होते हैं, मैजिक को फूड ढूंढने का काम मिलता है क्योंकि वो छोटा होता है। उसे अंधेरे फॉरेस्ट में जाना पड़ता है ताकि कुछ खाने लायक चीज मिल सके। मैजिक का बच्चा होते हुए भी मैजिक को थोड़ा सा अजीब लगता है, जैसे वो सिर्फ अपने मास्टर और क्लियो की सर्विस के लिए काम कर रहा हो। पर फिर भी वो अंधेरे जंगल की तरफ चल पड़ता है। मैजिक फॉरेस्ट में फूड ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसके सामने एक अजीब सी लड़की आ जाती है, फिएना। वो बिल्कुल अचानक से सामने आ जाती है, सांस तेज चल रही होती है, जैसे बहुत ही बड़ी टेंशन में हो। फिएना तुरंत मैजिक को वार्न करती कि वो यहाँ से जल्दी से निकल जाए, नहीं तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैजिक को ये सोचने का टाइम भी नहीं मिलता है फिएना कौन है और उसने ऐसी अर्जेंट वार्निंग क्यों दी। लेकिन सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मैजिक अभी कुछ सोच ही रहा था कि उसी वक्त एक बड़ा ग्रुप का विलेजर्स ट्री लाइन से बाहर आ जाता है और दोनों को घेर लेते हैं। उन सब के हाथ में रोग सिंपल वेपन्स होते हैं और उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत है। मैजिक अपने बेसिक स्पेल को ट्राई करता है जो कि रिसेंटली इरफान से सीख रहा था, पर इतने सारे एनिमीज के सामने वो टेक्निक बिल्कुल भी काम नहीं करती। पैनिक में एक तीर आकर सीधा उसके शोल्डर पर लगता है जो कि विलेजर्स लीडर ने चलाया होता है। लीडर एक टॉल हेवनली बिल्ड आदमी था। तीर की चोट इतनी पेनफुल थी कि मैजिक खुद को डिफेंड नहीं कर पाया। कोई ऑप्शन ना बचते हुए विलेजर्स उसे बांधकर खींचते हुए लेकर जाते हैं, जैसे एक प्रिजनर्स को लेकर जाया जाता है। मैजिक को उनके विलेज में ले जाकर बांध दिया जाता है। उधर फॉरेस्ट के एक और हिस्से में इरफान और क्लियो को रियलाइज होता है कि मैजिक बहुत ही देर से वापस नहीं आया और उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि सिचुएशन सीरियस हो चुकी है। इरफान जो कि नॉर्मली भी फास्ट डिसीजन लेता था, इंस्टेंटली उसे रेस्क्यू प्लान बनाता है। क्लियो तो वैसे भी हर फाइट में एक्साइटमेंट ढूंढ लेती है, तो वो खुशी खुशी रेस्क्यू में जंप हो जाती है। ज्यादा टाइम नहीं लगता और दोनों उस विलेज तक पहुंच जाते हैं जहां पर मैजिक को बंदी बनाकर रखा गया होता है। यहाँ से रेस्क्यू मिशन शुरू हो जाता है, बिल्कुल धीरे धीरे और शैडोज में छुपकर। जैसे ही वो विलेज में एंटर करते हैं, इरफान की नजर एक फ्लैग पर पड़ती है जो कि एक वुडन पोल पर हवा में हिल रहा होता है। उसके कपड़े पर एक एशियंट मैजेस्टिक क्रिएचर का सिंबल बना हुआ था। फ्लैग पुराना था पर सिंबल बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा था। इरफान एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो सिंबल उसने पहले सिर्फ ओल्ड रिकॉर्ड्स में देखा था और ये उन एशियंट बींग्स का सिंबल था जो कि मैजिक के इंटरनल एनिमीज माने जाते थे। अब इरफान को विलेजर्स का बिहेवियर समझ में आ जाता है। मालूम पड़ता है कि ये लोग ड्रैगन कल्कुलेट्स थे, एक ऐसी फ्रेंड जो कि इस रीजन के कल्चर में सेंचुरी से डीपली रूटेड था। इरफान को अपनी ट्रेनिंग की बातें याद आ जाती है। पूरा कॉन्टिनेंट एक्चुअली दो पोसेसिव फोर्सेस में डिवाइड था। एक तरफ किमले चर्च जहाँ पर गॉडेस की वर्शिप होती है और मैजिक को एक डेंजरस चीज माना जाता है, और दूसरी तरफ ड्रैगन कल्टेट्स जो कि मिथिकल क्रिएचर्स स्पेशली ड्रैगन की पावर को डिवाइन समझते थे। शायद ये विलेज भी उन्हीं में से एक था, एक कम्युनिटी जो कि ड्रैगन के प्रोटेक्टिव शैडो में जीती थी, जिन्हें कभी भी डिवाइन बींग्स माना जाता था। इरफान जितना ज्यादा सोच रहा था उतना ही क्लियरली उसको समझ में आ रहा था कि विलेजर्स ने मैजिक पर अटैक क्यों किया। ये सिर्फ उसकी यकीलियों के वहाँ पर होने की वजह से नहीं था, बल्कि मेजेस की वजह से उनके बिलीफ्स को डेंजर फील हो रहा था। विलेजर्स ड्रैगन पर पूरा भरोसा करते थे और उनको लगता था कि मेजेस उनके लिए थ्रेट बन सकते हैं। इसी फियर के चलते उन्होंने पहले ही अटैक कर दिया ताकि कोई डेंजर उन तक ना आ सके। इरफान की दिमाग में पुरानी हिस्ट्री फ्लैश होने लगती है, जहां बताया जाता है कि पूरी कॉन्टिनेंट पर कभी 6 एशियंट स्पीसीज रहती थी, जिनको गॉड्स ने खुद मैजिकल पावर्स दी थी। ये स्पीसीज देखने में तो वुल्व्स, बियर और उनके हॉर्सेस जैसे लगती थी, पर अंदर से ये लोग ड्रैगन्स की तरह पावरफुल थे और हर एक स्पीसीज के पास अपनी अलग डिवाइन पावर होती थी। और इतने सालों के बाद भी लोग उनको सेक्रेट, ऑलमोस्ट भगवान जैसे मानते थे। इन्हीं 6 स्पीसीज में से एक ग्रुप सबसे इंटेलिजेंट माना जाता था, एंजल्स का। बाकी क्रिएचर्स में उनका फर्क ये था कि एंजल्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, इसलिए धीरे धीरे उन्हें ह्यूमन सोसाइटी में मिक्स होना पड़ा। इस मिलान से एक नया ब्लड लाइन बना, ह्यूमंस, जिनके अंदर एंजल का थोड़ा सा खून और मैजिक दोनों आ गया। शुरू में ह्यूमंस और एंजल के बीच कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, सब पीसफुली चल रहा था। पर टाइम के साथ एंजल्स के अंदर एक ईगो आ गया। उन्हें लगने लगा कि ह्यूमंस ने उनके मैजिक चुरा लिए। उनका ट्रस्ट टूटने लगा। धीरे धीरे ये सस्पेंशन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि एंजल ने मना कर दिया कि ह्यूमंस का मैजिक जीनियस है। उनके लिए ये एक धोखेबाजी था और यही थिंकिंग बाद में ड्रैगन वर्शिपर्स कम्युनिटीज तक फैल गई। ड्रैगन और एंजल्स को भगवान माना जाता था और ह्यूमंस का मैजिक उनके लिए एक इंसल्ट जैसा लगता था। तभी से ह्यूमन मैजेस लगातार थ्रेट माने जाते थे, क्योंकि ड्रैगन वर्शिपर्स उन्हें एक डेंजर की तरह देखते थे। स्टोरी तब और इंटेंस हो जाती है जब रेस्क्यू टीम की बात को एक लाउड नॉइस तोड़ देता है। विलेजर्स उन्हें ढूंढते हुए वहां तक पहुंच चुके होते हैं और कुछ ही सेकंड में उन्होंने पूरा एरिया घेर लिया।
सबके हाथों में वेपन्स थे और एस्केप करने का कोई रास्ता भी नहीं बचा था। इस बार विलेजर्स के हाथ में इतनी सारी गन थी कि इरफान को काउंटर अटैक करने के लिए सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता। वो बस अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर वहां से निकलने की ट्राई कर रहा था ताकि पहले किसी सेफ जगह पर छुप सके और फिर नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करें। लेकिन एस्केप करना इतना सिंपल भी नहीं था। विलेजर्स धीरे धीरे उनका सर्कल और टाइट कर रहे थे, जिससे कि इरफान और उसकी टीम को एक कॉर्नर में धकेल दिया गया। पर ये सब खत्म नहीं हुआ था कि एक ह्यूज क्रिएचर, जिसे कि डीप ड्रैगन कहते हैं, अचानक इरफान के बिल्कुल पास अपीयर हो जाता है। उसने फिजिकल अटैक नहीं किया, लेकिन उसका मेंटल अटैक और भी टेरिफाइंग था। इरफान के दिमाग में अजीब अजीब विजुअल्स, पेन और कंफ्यूजन स्टॉर्म की तरह भरने लगते हैं। बॉडी पर काम करने का कंट्रोल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और कोई भी स्पेल प्रॉपर्ली कास्ट करना इम्पॉसिबल बन गया। ये विलेज डीप ड्रैगन के फॉलोअर से भरा हुआ था। लोग इस एशियंट क्रिएचर की हर एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे और इन सब के बीच एक लड़की का रोल सबसे इम्पोर्टेंट था, फिएना। वो सिर्फ एक विलेजर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी नन थी जो किसी दिन ड्रैगन का मैसेज सब तक पहुंचा सकती थी। उसकी ड्यूटी ड्रैगन के ऑर्डर्स को फॉलो करना नहीं था, बल्कि क्रिएचर और विलेजर्स के बीच बैलेंस बनाए रखना भी था। लेकिन फिएना सबसे अलग थी और बाकी लोगों की तरह मैजिक से नफरत नहीं करती थी, जबकि पूरा विलेज मैजिक को एक एनिमी की तरह देखता था, उन्हें हंट करने को रेडी रहता था। फियोना फिर भी बहुत ही काम और अच्छी नेचर की थी। इसका सबसे बड़ा प्रूफ वो दिन था जब उसने मैजिक को डेंजर के बारे में वार्न किया था। मैजिक जब विलेज में कैप्चर हुआ था, फियोना ने एक बार भी उसके साथ बुरा नहीं किया, बल्कि उससे दोस्त की तरह ट्रीट करती रही। उसको खाना दिया, रहने के लिए टेम्पररी जगह दी और अपनी मिशन के बारे में होनेस्टली उससे बात करती रहती थी। पर मैजिक अंदर से फियोना के लिए बहुत ही ज्यादा वरीड रहता था। उसे लगता था कि इतनी होनेस्ट और काइंड लड़की का फायदा विलेज चीफ जरूर उठाएगा, क्योंकि वो बूढ़ा चीफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल और सातिर था, क्योंकि वो अपने मतलब के लिए किसी को भी यूज कर सकता था। मैजिक ने फियोना को बार बार कन्विंस करने की ट्राई की कि उसके साथ यहाँ से भाग चले। उसका मानना था कि अगर वो दोनों मिलकर एस्केप कर जाएं तो डीप ड्रैगन के फॉलोअर्स उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैजिक को लगता था कि ये जगह फियोना के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। यहाँ बहुत लोग, स्पेशली विलेज के चीफ, अपने फायदे के लिए किसी की भी जान सेक्रीफाइस कर सकते हैं और मैजिक नहीं चाहता था कि फियोना उन लोगों के हाथ में फंसकर अपनी लाइफ को लॉस कर दे। लेकिन मैजिक जितना डिस्परेट था, फियोना उतनी ही काम और स्टेडी बनी हुई थी। उसने हल्का सा उदास स्माइल दिया और धीरे से सर हिलाकर मैजिक की बात को मना कर दिया। फियोना ने सॉफ्टली समझाया कि वो अपनी जिम्मेदारी छोड़कर नहीं जा सकती। एक नन होने के नाते ड्रैगन स्पीसीज ने उसे एक सीक्रेट मिशन दिया है, एक ऐसी ड्यूटी जिनको इग्नोर करना उसके लिए गुनाह जैसा होता है। वो फील करती थी कि जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता तब तक उसे यहीं पर रहना होगा। मैजिक फिर भी अपने होप पर टिका हुआ था। उसको पूरा भरोसा था कि उसका मास्टर इरफान जरूर आएगा और इस मुश्किल सिचुएशन से उसे बाहर निकालेगा। वो अपने मास्टर की पावर और इंटेलिजेंस पर पूरा ट्रस्ट करता था। लेकिन मैजिक को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि इसी वक्त इरफान खुद विलेज की डार्क डंजन में बंद पड़ा था। मैजिक को अंदाजा तक नहीं था कि सिचुएशन कितनी डेंजरस हो चुकी है। इसी बीच मैजिक दिल से थैंकफुल था फियोना के लिए, क्योंकि डीप ड्रैगन के अटैक के बाद उसका दिमाग कम्प्लीटली ब्रेक हो सकता था। पर फियोना ने उसको हील किया, उसकी मेंटल स्टेट को स्टेबल किया और उसे इतनी स्ट्रेंथ दी कि उसकी अपकमिंग डेंजर को फेस कर सके। पर जैसे सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल लगने लगता है, इरफान को एक अजीब सी डिस्टर्बेंस होती है। तभी सलुआ, जो कि विलेज के सबसे सस्पिशियस लोगों में से एक था, अचानक डंजन में आ जाता है, ऐसे जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हो। इरफान को समझ में आ गया होता है कि अब टाइम नहीं बचा है और उसे अपने कंपेनियंस को बचाने के लिए फुल फोर्स में फाइट करना ही होगा। सिर्फ मैजिक ही नहीं, फियोना और बाकी लोग जिनको बचाने का वादा उसने किया था। सिचुएशन और भी टेंस हो जाती है जब सलुआ चमकती हुई ग्लास सोर्ड निकालती है। टॉर्च की लाइट उस सोर्ड पर रिफ्लेक्ट हो जाती है और एक ही नजर में पता चल जाता है कि ये कोई नॉर्मल वेपन नहीं है। ये किमलेक चर्च का सिंबल था। मतलब सलुआ एक सिंपल विलेजर कभी था ही नहीं। वो एक्चुअली चर्च का स्पाई था, जिसे विलेज में सीक्रेटली भेजा गया था ताकि वो विलेज चीफ यानी कि ड्रैगन वर्शिपर कल्ट के लीडर को असासिनेट कर सके। लेकिन फाइट का एंड बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है जब सलुआ पूरा ध्यान इरफान के साथ फाइट में लगा देता है, जब क्लियो कुलाइटली उसके पीछे से आ जाती है और एक परफेक्ट टाइमिंग में अपनी वुडन स्टाफ से एक स्ट्रॉन्ग हिट मारकर सलुआ को तुरंत बेहोश कर देती है। स्पाई का बॉडी सीधा जमीन पर गिर जाता है बिना रिएक्ट किए। इस सडन मूव ने पूरा बैटल एक सेकंड में खत्म कर दिया और डेंजर में खड़े सब लोग शोक में रह जाते हैं। सिचुएशन थोड़ी सी काम होने के बाद फियोना सबको इस गांव का डार्क पास्ट बताना शुरू करती है। वो बताती है कि एक टाइम पर मैकडूगो नाम का एक आदमी यहाँ पर आया था, जो कि अपने नए नए वॉर टूल्स लेकर आया था। पहले तो उसने विलेज को ये बोलकर मना कर दिया था कि इन वेपन्स को बनाने से वो जंगल के बाहर से आने वाले खतरों को अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। शुरू में विलेजर्स ने अपनी सेफ्टी के लिए उसकी बात को मान ली, लेकिन धीरे धीरे मैकडूगो की पावर बढ़ती गई और उसके एम्बिशंस भी बदलने लगे। वो सिर्फ गांव को बचाने के लिए अपना वेपन नहीं बना रहा था, बल्कि अब पूरी एरिया पर अपना इन्फ्लुएंस फैलाना चाहता था। वो आसपास के गांव तक कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा था। गन्स की पावर और उसका फैलाया हुआ डर मैकडूगो की इस रीजन में एक डेंजरस फोर्स बना रहा था। उसका फाइनल गोल था इस सेक्रेट फॉरेस्ट की सेक्रेट पावर को अपने हाथ में लेना। फियोना के
अकॉर्डिंग मैकड्यूगो का असली टारगेट था पूरा सेक्रेट आइलैंड हार्ट। ये वही जगह है जिसे ड्रैगन और एशियंट क्रिएचर ने कई जमानों से प्रोटेक्ट किया हुआ है। इस हार्ट के अंदर एक मिस्टीरियस पावर छुपी हुई है जिसके ह्यूमन समझ भी नहीं सकते। ग्रिड और पावर के चक्कर में मैकड्यूगो सिर्फ गाँव पर ही रूल नहीं करना चाहता था, बल्कि वो उन फोर्सेस को भी कंट्रोल करना चाहता था जो कि इंसानों के बस से बाहर थे। अगर वो इस हार्ट तक पहुंच गया तो इसका इफेक्ट सिर्फ विलेजेस पर ही नहीं बल्कि पूरे रीजन पर पड़ेगा और सब कुछ डिजास्टर में बदल जाएगा। क्योंकि अगर डीप ड्रैगन, जो कि इस लैंड का सेक्रेट प्रोटेक्टर है, गुस्सा हो गया तो उसकी वॉर्मथ सब कुछ जलाकर राख कर देगी। डीप ड्रैगन की फ्यूरी से कोई भी नहीं बच पाएगा, पूरा गांव जल ही जाएगा और जो लोग उसकी पूजा करते हैं वो भी बच नहीं सकते। इसलिए फियोना ने ऑर्फान, मैजिक और क्लियो को बोला कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। टाइम बहुत ही कम था और अगर वो थोड़ा भी लेट हो गए तो डीप ड्रैगन किसी को भी माफ नहीं करेगा। लेकिन इतना सब जानते हुए भी फियोना ने भागने का प्लान नहीं बनाया। वो जानती थी कि ड्रैगन बहुत ही बड़ा है, फिर भी उसने डिसाइड किया कि वो यहीं पर रुककर डीप ड्रैगन को शांत करेगी। क्योंकि इस पूरे किंगडम में सिर्फ वही एक ऐसी नन है जो कि डीप ड्रैगन से कम्युनिकेट कर सकती है। उसका मानना था कि अगर कोई इस विनाश को रोक सकता है तो वो सिर्फ वही है। ये जिम्मेदारी उसकी बर्थ से उसको दी गई थी और इसे कोई और रिप्लेस भी नहीं कर सकता था। ऑर्फान बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा विलेज लीडर मैकड्यूगो के रूम की तरफ बढ़ जाता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई उसका असली रीजन क्या था। जैसे वो एक हैवी डोर को धक्का देता है, एक अंधेरा सा रूम सामने आ जाता है जहाँ पर मैकड्यूगो डिम लाइट में चुपचाप बैठा होता है। ऑर्फान उसके सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा और सवालों दोनों होते हैं। वो बिना किसी ग्रीटिंग के सीधा पूछ लेता है, तुमने फॉरेस्ट के हार्ट पर कब्जा करने की कोशिश क्यों की? किस वजह से इतने इनोसेंट लोगों को मार दिए? मैकड्यूगो को ना कोई डर था और ना ही कोई रिग्रेट। वो बिल्कुल काम टोन में बताता है कि उसका प्लान सिर्फ इतना था क्योंकि वो विलेजर्स को किमलिक चर्च के जुल्म से बचाना चाहता था। ये चर्च पूरे कॉन्टिनेंट में अपनी पावर्स के लिए बदनाम है, लेकिन ऑर्फान के लिए ये एग्जाम्पल बिल्कुल बेकार था। उसके लिए किसी नोबल नाम के पीछे इनोसेंट लोगों की जान लेना कभी भी सही नहीं हो सकता। मैकड्यूगो को पता था कि उसकी डेथ बहुत ही करीब है, पर फिर भी वो अपनी बात पर अड़ा रहता है। अपनी लास्ट ब्रेथ से पहले वो एक डरावनी वार्निंग देता है कि जल्दी पूरा कॉन्टिनेंट तबाह हो जाएगा। उसकी बातें ऐसी लग रही थी जैसे कोई सिराप हवा में फैल गई हो। वो बोलता है कि उसने अपनी आंखों से किमलिक चर्च का एक सीक्रेट वेपन देखा है। उसका पावर इतना डेंजरस है कि अगर कोई उनके अगेंस्ट कोई तैयारी नहीं की गई तो पूरी जमीन बर्बाद हो जाएगी। डीप ड्रैगन को मारने वाले लोग भी सेफ नहीं रहेंगे। मैकड्यूगो की डेथ के बाद भी विलेजर्स पर उसकी बातों का असर होता दिखाई देता है। घबराने की जगह वो और भी ज्यादा डिटरमाइंड हो जाते हैं और गोल को पूरा करने के लिए जो मैकड्यूगो छोड़कर गया था। अब उनका बिलीफ ये बन गया था कि फॉरेस्ट का हार्ट हासिल करके ही वो किमलिक चर्च को थ्रेट से बचा सकते हैं। गाँव के लोग अब उस नन की तरफ देखते हैं जिसे वो समझते थे कि उनके ड्रैगन सेक्रेट लैंड तक ले जाएगी। विलेज का एटमॉस्फेयर पहले से और ज्यादा हैवी हो चुका था। हर जगह पर डिस्कशन और टेंशन मिक्स था। लोगों की आंखों में होप भी थी और डर भी। नन उसको समझाने की पूरी कोशिश करती कि इस सेक्रेट पावर को छेड़ना बहुत ही बड़ा खतरा है, लेकिन उसकी बात किसी के कान तक नहीं पहुंच रही थी। विलेजर्स के लिए अब यही एक रास्ता बचा हुआ था, अपनी पीसफुल लाइफ को बचाने का लास्ट ऑप्शन। अचानक एक ह्यूज लाइट बीम विलेज के बिल्कुल सेंटर में गिरती है और एक इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि आसपास का पूरा एरिया हवा में उड़ जाता है। जो एटमॉस्फेयर पहले से ही टेंस था वो और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन, डस्ट और लोगों की चीखों से भर चुका था। इसी अजीब सी लाइट ने सिर्फ चीजें ही नहीं तोड़ी बल्कि विलेज के दिल में बची हुई लास्ट होप को भी कुचल दिया। सबको समझ में आ गया डीप ड्रैगन का गुस्सा अब सच में उनके ऊपर उतर चुका है और ये सब उनकी गलतियों का नतीजा है। ऊपर आसमान में डीप ड्रैगन का मैसिव रॉयल और फिगर क्लियरली दिखाई दे रहा था। उसकी रेड ब्लेजिंग आंखें सीधा गांव पर टिकी हुई थी। भागने की बजाय बचे हुए विलेजर्स जमीन पर घुटनों के बल गिर जाते हैं। उनके लिए ये पनिशमेंट बहुत ही जरूरी हो गया था। जैसे डिवाइन क्रिएचर के अगेंस्ट रेसिस्ट करना, खड़ा होना मतलब बेकार ही है समझो। तभी रंस के बीच और फैन सामने आ जाता है। सब लोगों में पैनिक था, लेकिन उसका फेस बिल्कुल काम और डिटरमाइंडेड था। वो तुरंत अपने मैजिक यूज करता है ताकि डीप ड्रैगन को और विलेज डिस्ट्रॉय करने से रोक सके। ऑर्फान की आंखों में एक अलग ही फोकस था। उसने एक छोटा लेकिन पावरफुल क्रिएचर समन कर लिया, डीप ड्रैगन का ही ऑफस्प्रिंग। ऑर्फान का मानना था कि शायद से इस बेबी ड्रैगन की प्रेजेंस नेगोशिएशन का एक चांस बना सकती है, या कम से कम इस डिस्ट्रक्शन को थोड़ी देर तक तो रोक ही सकती है। वो उस यंग ड्रैगन को ऊपर लिफ्ट करता है जैसे कि डीप ड्रैगन को किसी तरह का पीस मैसेज देने के लिए कोशिश कर रहा हो, लेकिन जवाब में उसको एक कोल्ड और इमोशंसलेस स्टेयर्स मिलती है। डीप ड्रैगन को ऑर्फान की अटेम्प्ट से ना कोई फर्क पड़ रहा था और ना ही उसको कोई डर था। उस एशियंट क्रिएचर के लिए जो हो रहा था वो अनिवार्य था, एक जरूरी पर्क ताकि ह्यूमंस के लिए डिस्टर्बेंस को बैलेंस की तरफ वापस से लेकर जाया जा सके।
सके। ड्रैगन की वॉइस आसमान में गूंजती है जैसे क्लियर स्काई में एक बार में 100 थंडर्स गिर गए हों। उसकी बातों में डिसअपॉइंटमेंट, एंगर और डिवाइन अथॉरिटी दोनों थे। वो विलेजर्स को एक्यूज करता है कि जो लोग हमेशा फॉरेस्ट की ब्लेसिंग और डेटिस को प्रोटेक्ट में जीते हैं वो इस सेक्रेट आइलैंड का हार्ट चुराने की प्लानिंग कर रहे थे। ये गुना सिर्फ बेट्रायल नहीं बल्कि एक्सट्रीम ग्रीड और एम्बिशन का सिंबल था। ड्रैगन ने कहा कि ये पाप बिल्कुल भी माफ करने लायक नहीं है। अगर अभी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दिया गया तो फ्यूचर जनरेशन भी ऐसी गलती ही रिपीट करेगी। उसने बताया कि डेटिस के प्रीवियस फॉरगिवनेस ह्यूमंस ने वीकनेस समझ लिया और इसी वजह से उसकी ग्रीड बढ़ती ही गई। गांव वालों ने सेक्रेट पावर को हासिल करने के चक्कर में पुरानी जमीन से बनी हुई बैलेंस को तोड़ दिया था। डीप ड्रैगन की नजर बिल्कुल तलवार की तरह शार्प थी जो कि भीड़ में खड़े हर इंसान की तरफ घूम रही थी। ये देखकर सब लोग डर के मारे अपने सर को झुका लेते हैं क्योंकि उनकी गलती इतनी बड़ी थी कि कोई भी उनकी सफाई देने का साहस नहीं कर पाता। सबको पता था कि अब इस शक्तिशाली ड्रैगन को रोक पाना नामुमकिन है और वो उन लोगों को उनकी हरकत के लिए सजा देने ही वाला था। तभी मैजिक, जो कि हमेशा अपनी तेज सोच से मुश्किलों को हल निकाल लेता है, ये सब देखकर चुप नहीं रह पाता। वो तुरंत अपने मैजिक का यूज करके पूरे एरिया को एक इल्यूजन स्पेस में कवर कर लेता है और फान के पास से वो एक गन निकालता है जो कि पहले से ही रेडी रखी गई थी और बिना टाइम वेस्ट किए उस ह्यूज ड्रैगन की तरफ फेंक देता है। नेक्स्ट मोमेंट में वो एक पावरफुल स्पेल बोलता है जिससे कि एक भयानक आग फैल जाती है और पूरी जगह को अपनी लपेट में ले लेती है। आग का ग्लो इतना इंटेंस था कि लग रहा था कि जैसे पूरा आसमान ही फट पड़ेगा। तेज धमाके के साथ पूरी जमीन हिला देती है जैसे किसी ने फॉरेस्ट में अर्थक्वेक ला दिया हो। डीप ड्रैगन की दर्द भरी आवाज एक पल को सुनाई दी पर फिर वो शोर एकदम से ब्लास्ट में दब गया। वो जायंट क्रिएचर धीरे धीरे इसे जलती हुई आंधी में घुसने लगा था और उसके बचे हुए हिस्से हवा में उड़ते हुए राख की तरह बिखर जाते हैं। जो शक्ति कभी पूरे सेक्रेट लैंड को डरा रही थी अब वो बस एक खामोशी और राख में तब्दील हो चुकी थी। नेक्स्ट डे सब लोग अपनी जर्नी को फिर से शुरू करते हैं पर ओरफान के मन में एक नया टेंशन चल रहा होता है। अब उनको एक एक्स्ट्रा इंसान को भी खिलाना होगा और उसके पास पैसे पहले से ही बहुत कम होते हैं। वो ये सोचकर बहुत ही परेशान होता है कि इस सिचुएशन को संभाले कैसे, जबकि क्लियो तो बिल्कुल आराम से चल रही होती है जैसे उसको कोई टेंशन ही ना हो। उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन फैंग टावर है, एक ऐसी जगह जहाँ पर ओरफान की पुरानी यादें जुड़ी हुई है और बहुत ही सारी तकलीफें भी। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले उन्हें एक टारफ्रेम नाम की एक सिटी में रुकना पड़ेगा। ये सिटी उनके लिए सिर्फ रास्ते का स्टॉप नहीं बल्कि यहीं पर मैजिक अपनी स्कूल की जर्नी स्टार्ट करेगा ताकि वो एक अच्छा सा मेज बन सके। इस टाइम फैंग एकेडमी की सिचुएशन पहले से बहुत ही बिगड़ चुकी है। पिछले कुछ दिनों में वहाँ के एल्डर्स को कई बार मारने की कोशिश की गई है जिससे कि पूरी एकेडमी में एक डरावना और प्रेशर वाला माहौल बन चुका है। एक ऐसी जगह जहाँ पर अब सब कुछ बिल्कुल एज पर चल रहा हो और उनकी जर्नी में नए खतरे अब शुरू ही हुए हैं। फैंग एकेडमी के अंदर 10 से भी ज्यादा हाई रैंकिंग मेंबर्स का अजीब तरीके से मर जाना सबको हिला देता है। मैजिसो या आम लोग सब कंफ्यूज और डर गए होते हैं। हर जगह बस एक ही बात चल रही होती है, कोई छुपी हुई फोर्स एकेडमी को गिराने की प्लानिंग कर रही है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में एक ऐसी बात सामने आती है जिससे कि सभी की शक और गहरी हो जाती है। जिस असासियन को लोग देख रहे होते हैं उसकी बॉडी बिल्ड, मूवमेंट और फाइटिंग स्टाइल ओरफान से मिलती जुलती थी। इसी वजह से मैजिस का पहला टारगेट ओरफान ही बन गया था। ये एटमॉस्फेयर धीरे धीरे इतना हैवी हो गया कि ओरफान को खुद भी लगने लगा कि कोई जानबूझकर उसके नाम पर रूमर्स फैला रहा है। टारफ्रेम जाते वक्त उन्हें एक छोटे से इन में रुकना पड़ता है। रात का टाइम होता है, सब थके हुए होते हैं। तभी एकदम से उनके कमरे में एक मिस्टीरियस अटैकर घुस जाता है। वो इतना तेज था कि किसी को रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिलता। ओरफान और क्लियो मैजिक को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं पर अटैकर का चेहरा क्लियरली दिखाई नहीं दे पा रहा था। कुछ देर तक वो सबको उलझा कर रखता है और फिर बिना कोई निशान छोड़े वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ टेबल पर एक अजीब सा कागज छोड़ा हुआ मिलता है। ओरफान जैसे ही उसे उठाता है उसे समझ में आता है कि इस पुरानी लैंग्वेज और मैजिकल सिंबल मिक्स करके कुछ लिखा गया है। काफी टाइम लगाने के बाद उस मैसेज को डिकोड करता है। असली वारिस कौन है, ये लाइन पूरे ग्रुप को हिला देती है। उन्हें लगता है कि एकेडमी में हुई किलिंग्स और ये अटैक दोनों एक ही चैन का हिस्सा है। कोई बाहर से नहीं बल्कि खुद ओरफान को टारगेट कर रहा है और मैजिस के बीच कंफ्यूजन फैला रहा है। कुछ ही घंटों के बाद ओरफान के शक साबित होने लगते हैं। जैसे ही अंधेरा पूरी रोड को कवर करने लगता है तभी अटैकर फिर से आ जाते हैं। इस बार बिना छुपे सीधा सामने। उसकी आंखों में एक डेंजरस कॉन्फिडेंस था और इस बार उसकी प्रेजेंस से इन्वायरमेंट और भी ज्यादा हैवी हो जाता है। इस बार उनका आमना सामना और भी ज्यादा टेंस हो जाता है। वो आदमी सिर्फ मैजिक में ही नहीं स्ट्रॉन्ग था बल्कि क्लोज कॉम्बैट में भी डेंजरसली पावरफुल था। उसकी हर अटैक बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ आता था जिससे कि ओरफान को डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। एक पल के लिए लग रहा था कि जैसे वो हर मूव पहले से ही समझ जाता है और ओरफान ने कभी इतना टफ ओपोनेंट पहले फेस नहीं किया था। अपनी पूरी कोशिश
इसके बावजूद इरफान को हर स्ट्राइक के साथ क्लियरली फील हो रहा होता है कि जैसे वो डिसएडवांटेज में है। क्लियो और मैजिक दूर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही होती है। उन्हें डर था कि कहीं वो हेल्प करने की बजाय इरफान के लिए बर्डन ना बन जाए। फाइट अपने पीक पर पहुंच चुकी होती है, तभी एक और कैरेक्टर अचानक से सामने आ जाता है और पूरा सीन एक पल में ही बदल देता है। एक शांत लेकिन पावरफुल आवाज ने इस डेंजरस फाइट को बीच में ही रोक दिया। इरफान थका हुआ था पर जैसे वो अभी तक लड़ रहा था उसकी आंख हटा भी नहीं पा रहा था। टॉर्च की लाइट जब अटैकर के चेहरे पर ज्यादा क्लियर पड़ती है, इरफान का दिल एकदम से संक हो जाता है। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक साल पहले इरफान का। ये देखकर वो बिल्कुल भी स्पीचलेस रह जाता है। अटैकर खत्म हो जाता है, मिस्टीरियस आदमी वहाँ से गायब हो जाता है पर ग्रुप के आसपास अब भी वही हैवी टेंस बनी रहती है। इरफान के दिमाग में हजारों क्वेश्चंस चल रहे होते हैं। ये कौन था, उसका चेहरा उसके जैसा क्यों लग रहा था, पर वो फिलहाल ये सब साइड में रख देता है क्योंकि क्लियो और मैजिक दोनों की आंखों में कंफ्यूजन क्लियरली दिखाई दे रहा था। एक डीप सांस लेकर इरफान उन्हें बताने लगता है कि कौन उनकी मदद करने आया था। वो पलटकर उस लेडी की तरफ देखता है जो कि अब उनके सामने खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल जिनके एंड में एक हल्का सा पर्पल साइन था एकदम नेटली बंधे हुए थे, बस थोड़ा सा स्टैंड ऐसे ही निकलकर उनके सार फेस को फार्म कर रहे थे। उसकी आंखों में एक काम कॉन्फिडेंस था और उसका आउटफिट फैंग एकेडमी के स्टाइल में था। जैसे ये कहना आसान हो कि वो एक टैलेंटेड मेज है। इरफान धीरे से बोलता है, ये टीस है, मेरी बड़ी बहन। टीस फैंग एकेडमी के टॉप स्टूडेंट में से एक थी। वो इरफान और अजलिन दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। तीनों एक लंबे समय तक एक साथ रहते हैं जब तक कि उनकी जिंदगी में वो बड़ा डिजास्टर नहीं आया था। बड़ी बहन होने के नाते टीस ने सिर्फ उनकी देखभाल ही नहीं की बल्कि इरफान को उस वक्त गाइड भी किया था जब वो मैजिक की जर्नी में बिल्कुल नया था। बाद में जब टीस ने एकेडमी में बहुत ही सारी अचीवमेंट्स हासिल की तो उसे एक इम्पोर्टेंट पोस्ट दी गई और साथ ही इनर सिटी में एक बड़ा और कंफर्टेबल घर भी। अब जब फैंग एकेडमी की सिचुएशन बिगड़ चुकी है और हर तरफ डेंजर ही डेंजर है, टीस डिसाइड करती है कि इरफान और उसकी ग्रुप को अपने घर ले जाएगी ताकि वो कुछ देर तक आराम कर सके और अपने आप को मेंटली स्टेबल कर पाए। उसका घर एक क्वाइट जगह पर था जिसके आसपास पुराने घने पेड़ थे जो एक सिक्योर और पीसफुल फीलिंग देते थे, जैसे कि पूरा बाहर का दुनिया शोर और उन तक पहुंच ही नहीं सकता। ये ग्रुप अब कुछ टाइम के लिए रुकने वाला नहीं था जब तक कि असासिन के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए। टीस के घर में एंटर करते ही क्लियो का फेस बिल्कुल खिल उठता है। घर का इंटीरियर बहुत ही ज्यादा एलिगेंट था जिसमें फैंग एकेडमी का क्लासिक टच भी था और वार्म फील हो रही थी। वॉल पर पुरानी मैजिकल पेंटिंग्स लगी हुई थी और टीस का डेस्क ठीक मैजिकल बुक से भरा हुआ था। मैजिक ये सब देखकर सच में बहुत इम्प्रेस होता है। उसकी नजर तुरंत एक पुरानी मैजिकल टैक्टिक्स वाली बुक पर जाकर रुक जाती है। इधर इरफान बिल्कुल काम था, उसके लिए ये जगह कोई नई नहीं थी, पर जब उसकी उन पुराने डेकोरेटिव आइटम पर पड़ती है तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी याद भरी एक्सप्रेशन आ जाती है, जैसे उसको वो पुराने दिन याद आ रहे हो जब ये तीन सिबलिंग्स एक साथ रहते थे। टीस यूजुअल तरीके से काम पर्सनैलिटी के साथ एक सिंपल सा मील प्रिपेयर करती है और सबके साथ टेबल पर बैठ जाती है। फिर वो सबको करंट सिचुएशन के बारे में बताना स्टार्ट करती है। टीस बताते कि मर्डर सिर्फ एल्डर्स को ही टारगेट नहीं कर रहा है बल्कि एकेडमी के स्टूडेंट्स की फेथ को भी तोड़ना चाहता है। सबसे डेंजरस बात ये होती है कि लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इरफान का फेस यूज किया जा रहा था। मतलब लोग सोच रहे होते हैं कि शायद ये किलिंग इरफान ही कर रहा है। ये सुनकर रूम में एक हैवी सा साइलेंस छा जाता है। सबको सिचुएशन का प्रेजेंस क्लियरली फील हो रहा होता है। क्लियो यो होती है जो कि टेंशन को तोड़ती है और पूछती कि अब नेक्स्ट प्लान क्या होगा। टीस कहती कि अभी उन्हें सिर्फ कॉशियस रहना होगा और एकेडमी के इन्वेस्टिगेटर्स और उनकी इन्फॉर्मेशन का वेट करना होगा। कुछ ही देर के बाद टीस एकेडमी वापस आती है एक इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ। पिछले कुछ दिनों में एल्डर्स के मर्डर की वजह से सब लोग इरफान पर ही डाउट कर रहे थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद टीस ने असली एविडेंस लगाई थी जिससे कि इरफान कम्प्लीटली क्लियर हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग ये मर्डर्स जिसने किए थे वो इंसान बिल्कुल भी इरफान जैसा दिख रहा था, जैसे इरफान के यंगर वर्जन को किसी ने कॉपी कर दिया हो। ये बात सबके लिए शॉकिंग थी। टीस की रिपोर्ट के बाद एकेडमी के लोगों ने फाइनली सोचना स्टार्ट किया कि यहाँ पर कोई सीक्रेटली प्लान कर रहा है, कोई ऐसा जो कि जानबूझकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है ताकि इरफान को फ्रेम किया जा सके। ये इम्पर्सनेटर सिर्फ मर्डर का रियल कल्प्रिट ही नहीं था बल्कि सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी बना रहा था। लोग अब इरफान पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे और ये बिल्कुल भी क्लियर हो गया था कि ये सब कैजुअल नहीं था, यहाँ कोई बहुत ही बड़ा गेम चल रहा था। केस अब और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था क्योंकि अभी तक कोई भी ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि इस फेम और फन मास्क के पीछे असली इंसान कौन है। इतनी सारी चीजें अभी तक क्लियर नहीं हुई थी, इसलिए कोई फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। उस रात जब सब कुछ बिल्कुल साइलेंट था और फन अंधेरे में अकेला बैठा हुआ था, उसके दिमाग पर एक बात का बोझ क्लियरली दिखाई दे रहा था। सिर्फ डीप ड्रैगन और मकडूगो का थ्रेट ही नहीं बल्कि वो पुरानी यादें भी जिन्हें वो सालों से इग्नोर कर
करने की कोशिश कर रहा था। आज फिर से उसका पीछा कर रही थी और फान चाहे कितना भी ट्राई कर ले अपने पास्ट के शैडो से बच नहीं पा रहा था। इसी बीच साइलेंस के बीच एक अचानक से हवा बदलती है। उसके सामने एक मिस्टीरियस फिगर खड़ा था, जिसका फेस, जिसका लुक सब कुछ इरफान जैसा ही था, लेकिन उसके घर का वाइब बिल्कुल अलग। वो आदमी बिना रुके बोलता है, अपना नाम बताता है, क्राय लैंडो। ये वही इंसान था जिसे इरफान कब का छोड़ चुका था। उसने क्लेम किया कि वो इरफान ही है, पर 5 साल पहले वाला इरफान, उसकी आवाज डीप थी, कोल्ड थी और अंदर से एरोगेंस भी फील हो रहा था। उसने बताया कि एक टाइम पर उसे रेजर पावर का हायर बनने की उम्मीद थी। ये सुनकर इरफान बिल्कुल शॉक हो गया। उसके सामने खड़ा ये आदमी कह रहा था कि वो असली में क्रायनाल्डो है। इरफान का वो पुराना रूप, वो नाम जिसे उसने तब छोड़ दिया था जब उसने एकेडमी से डिसाइड किया कि रास्ते पर चलना रिजेक्ट कर देगा। जब उसने रेजर पावर की बात को रिवाइंड कराई तो इरफान को तुरंत वो सारे एक्सपेक्टेशन याद आ गए। वो सारा प्रेशर, वो सपने जो कि उस पर तब रखे गए थे जब वो एक प्रोस्मिंग यंग विजार्ड था। रेजर पावर विजार्ड वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावरफुल सिंबल माना जाता है। जिसको ये मिलता था वो दुनिया को चेंज कर सकता है। उस वक्त लोगों को लगता था कि इरफान ही सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा, पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसके बाद इरफान ने सब कुछ छोड़ने का डिसीजन लिया। अपना नाम भी क्रायनाल्डो। इम्पोस्टर एक मोकिंग स्माइल के साथ बोलता जा रहा था, एक इरफान एक टाइम पर कितना स्ट्रॉन्ग था और दुनिया का ग्रेटेस्ट बन सकता था, पर उसने खुद चूज किया कि वो सब कुछ छोड़ देगा और एक नेमलेस वेंडरर की तरह जीना स्टार्ट कर देगा। इरफान की लाइफ का डायरेक्शन उस दिन कम्प्लीटली चेंज हो गया जब अजीली के साथ वो पेनफुल इंसिडेंट हुआ था। तब इरफान के पास सब कुछ था, रिस्पेक्ट, रेपुटेशन और रेजर पावर का सोर्सरर बनने का चांस भी। वो पोजीशन जिसे हर विजार्ड अपना अल्टीमेट ड्रीम मानता था। और उस वक्त जिस रास्ते की सबको उम्मीद थी, इरफान ने वही रास्ता छोड़ दिया और सबको सेक्रीफाइस करने का डिसीजन ले लिया। इरफान ने सिर्फ रेजर पावर इनहेरिट करने का राइट नहीं छोड़ा था, बल्कि अपनी रिलेशनशिप और रेपुटेशन को भी छोड़कर दूर कर दिया था, बिना किसी रिग्रेट के। जब ये सब हुआ, इरफान अजीली के दर्द और उसकी लॉस को इग्नोर नहीं कर पाया। वो अजीली को हमेशा अपनी सिस्टर की तरह मानता था, पर इन्फिनिट पावर पाने की चाह में अजीली का मोस्टरस क्रिएचर बन जाना इरफान की लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर बन गया। इस मोमेंट पर उसने डिसाइड किया कि वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक ही रास्ता चूज करेगा, चाहे कोई भी प्राइस हो। वो अजीली को वापस लाना ही चाहता है। जब इरफान अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, तब क्रायनाल्डो, जो कि खुद इरफान का पास्ट वर्जन बताता है कि विजार्डिंग वर्ल्ड के बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट एल्डर को अटैक करके मार रहा था। वो पावरफुल एल्डर्स जो कि रेजर पावर का फ्यूचर डिसाइड कर सकते थे, एक एक करके ब्रूटली असासिनेट हो रहे थे। पर क्रायनाल्डो ये सब बिना पर्पस के नहीं कर रहा था। उसका बिलीव था कि अगर सबसे स्ट्रॉन्ग विजार्ड और रेजर पावर के पोटेंशियल कंटेंडर्स को एलिमिनेट कर देगा, तब एंड में सिर्फ एक ही बचेगा, वो खुद। अगली सुबह टीस ने इरफान को अपने 2 स्टूडेंट से मिलवाया, एक लड़का टिफी और उसके सिस्टर पिची का। थोड़ी देर के बाद टीस ने बताया कि वो 2 ड्वार्फ्स आए थे जो कि क्लेम कर रहे थे कि इरफान को वो जानते हैं। ये सुनते ही इरफान को जैसे कुछ अजीब सा फील हुआ। जैसे वो रूम में एंटर हुआ, उसने तुरंत उन दोनों को पहचान लिया, वोकल और डिडेंड, वही 2 टर्बलसम्स ड्वार्फ्स। उन्हें देखते ही इरफान की आईब्रोज ऑटोमेटिकली फॉर्म हो गई। उसको क्लियरली समझ में आ गया था कि ये दोनों सिर्फ किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। सिटी के कॉर्नर में वोकल और डिडेंड गार्ड ड्यूटी कर रहे थे और तब अपनी ड्यूटी को लेकर काफी खुश भी लग रहे थे, जैसे उन्हें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम मिल गया। और बोरिंग ड्यूटी से थककर जब उन्हें क्लियो को उसके मैजिक वुल्फ लोकी के साथ देखा, तो वो दोनों होश बीच में आ गए। क्लियो भूखी थी और वोकल के हाथ में रोस्टेड चिकन को देखकर उसका पेशेंस टूट गया। कुछ ही मिनट के बाद तीनों साथ में बैठकर खाना शेयर करने लगे। एटमॉस्फेयर थोड़ा सा वार्म और लाइट हो रहा था। तभी अचानक से एक ब्लैक कार्ड गैंग वहाँ पर टपका। उनका लीडर बिना 1 सेकंड वेस्ट किए एक्शन में आ गया। उसने एक ड्रग्ड नीडल से लोकी और क्लियो को इंस्टेंटली टू नलीफाई कर दिया। दोनों जमीन पर बेहोश हो गए। वोकल और डिडेंट शोक में जमे रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो गया। वो कुछ कर भी नहीं पाए और क्लियो उनके सामने किडनैप कर ली गई। शोक थोड़ा सा उतरते ही वोकल और डिडेंट दोनों फुल स्पीड में भागते हुए एकेडमी की तरफ दौड़े ताकि ये सब इरफान और बाकी सभी को तुरंत बता सके। इरफान अपनी पुरानी वाली ऑरा के साथ तुरंत रेडी हो जाता है क्लियो को ढूंढने और उसे बचाने के लिए, लेकिन साथ ही उसके दिमाग में एक बात घूम रही होती है, आखिर इस किडनैपिंग के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। अंदर ही अंदर इरफान को सिर्फ क्लियो की सेफ्टी की चिंता नहीं होती, बल्कि क्रायनाल्डो का अचानक से फिर से सामने आ जाना भी उसके लिए दिल में एक अजीब सा डाउट पैदा कर देता है। उसे लगता है कि ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। किसी ने जानबूझकर उसके 5 साल पुराने पास्ट का वो झूठा वर्जन लेकर आया है ताकि चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड किया जा सके। क्लियो की तलाश में निकले इरफान को हर मोड़ पर हिडन एनिमीज का डेंजर मिलता है, जैसे कोई उसे किसी बड़े ट्रैप में घुसने पर मजबूर कर दिया हो। हर कदम पर उसे फील होता है कि कोई शैडो में बैठा सब कुछ मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन असली दुश्मन अभी भी सामने नहीं आया। इरफान को लगता है कि ये सिर्फ एक सिंपल किडनैपिंग नहीं बल्कि एक बड़े प्लान का हिस्सा है जिसका टारगेट सिर्फ वो खुद है। चलती यात्रा के दौरान इरफान बार बार सोचता है जिसने क्रायनाल्डो को बनाया है
उसका असली पर्पस क्या था। शायद वो पर्सन ओरफान की उस पास्ट को फिर से लाना चाहता है जिसे ओरफान पहले छोड़ चुका था, और डिसीजन जिनकी वजह से उसकी जिंदगी और उसके करीबियों की जिंदगी बदल गई थी। पर अब ओरफान तैयार है और किसी भी हालत में अपनी उस हॉन्टेड पास्ट को, क्लियो की जिंदगी और अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं करने देगा। इधर एक यंग स्टूडेंट मैजिक को वार्न करता है कि ओरफान के आसपास बहुत ही संभल कर रहना, क्योंकि ओरफान के बारे में हमेशा से अजीबो अजीब अफवाहें घूमती रही है, आधी सच और आधी झूठ। 5 साल पहले से लेकर आज तक ओरफान लेजेंड्स एकेडमी में हवा की तरह घूमता रहा। तब ओरफान एकेडमी का प्राइड था। चाइल्डमैन ने उसे पर्सनली ट्रेन किया था। सबको लगता है कि वो मैजिक के पीक पर पहुंचकर एक रेजर का प्रेस्टीजियस टाइटल भी पा लेगा, लेकिन हर कोई उसे एक हीरो की नजर में नहीं देखता था। एकेडमी के कुछ एल्डर उसकी पोटेंशियल पावर से डरते थे। उन्हें लगता था कि अगर ओरफान उनके कंट्रोल से बाहर हो गया तो वो एक थ्रेट बन सकता है। इसी डर की वजह से उन लोगों ने चुपके से एक स्पाई ग्रुप बनाया जो कि ओरफान के हर एक मूव को शैडो से मॉनिटर करता था। उसके आम से आम एक्शन पर नजर रखी जाती थी और इसी सीक्रेट ग्रुप के बारे में सिर्फ बहुत ही कम लोग जानते थे। मैजिक को भी ये बात कुछ स्टूडेंट्स ने बताई थी। पता नहीं कितनी सच्चाई है, पर एक रूमर ये भी था कि ओरफान ने एक बहुत ही मिस्टीरियस स्पाई पर बहुत ही ब्रूटल अटैक किया था, जिसमें कि वो स्पाई जिंदा मुश्किल से ही बच पाया। लोग कहते कि ओरफान ने बिना किसी इमोशन की उस इंजर्ड इंसान को छोड़ दिया था, जैसे उसकी जिंदगी से उसका कोई लेना देना ही ना हो। इस पूरी कहानी में कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं था, पर फिर भी ये अफवाह एक आग की तरह फैल गई। लोगों ने बातें आधा अधूरा छोड़कर बोलनी शुरू कर दी और धीरे धीरे सबको लगने लगा कि ओरफान सच में ही ब्रूटल इंसान है। ये झूठी कहानी उसकी बदनाम रिपुटेशन का एक हिस्सा बन गया। चाइल्डमैन की क्लास के स्टूडेंट्स पर भी इसका असर पड़ा। एकेडमी के अंदर लोग धीरे धीरे उनसे दूर रहने लगे। सब कहते थे कि चाइल्डमैन के स्टूडेंट्स इंसान नहीं थे, बल्कि पपेट जैसे लगते हैं, जिनमें ना इमोशन होता है, ना दोस्ती और ना ही कोई इंसानियत। लोग अफवाह उड़ाने लगे कि वो कोल्ड ब्लडेड लोग हैं, जो कि अगर कोई उनके रास्ते में आ गया तो बिना सोचे समझे उन्हें खत्म कर देंगे। बस इस एक कहानी ने माहौल इतना बिगाड़ दिया कि चाइल्डमैन के स्टूडेंट्स, जो कि बिल्कुल नॉर्मल थे, उन्हें लोग बहुत ही खतरनाक समझने लगे। बाहर के लोग उन्हें रूथलेस कहते थे, जैसे उन्हें राइट और रॉन्ग का फर्क ही नहीं पता। काफी स्टूडेंट्स उनसे दूर रहने लगे, जैसे वो किसी डेंजर का हिस्सा हो। इधर ओरफान का अपना पास्ट वर्जन यानी कि क्रेनाल्डो से फाइट चल रही होती है, और ये फाइट बहुत ही डेंजरस थी। दोनों एक दूसरे की फाइटिंग स्टाइल को इतने अच्छे से जानते थे कि ज्यादातर अटैक्स पहले से ही ब्लॉक हो जाते हैं। ओरफान को समझ में आ गया होता है कि पुराने तरह की यूज करके ये फाइट कभी भी खत्म नहीं होगी। अगर डायरेक्ट फाइट होती है तो शायद से वो जीत ही नहीं पाता। इसलिए ओरफान ने तुरंत एक स्मार्ट मूव खेला। उसने नीचे का फ्लोर तोड़ दिया, जिससे कि क्रेनाल्डो कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो गया, और उस मोमेंट का फायदा उठाते हुए ओरफान ने अपनी सोर्ड ऑफ लाइट समन कर ली। ये मूव इतना पावरफुल था कि उसका मिस्टीरियस ओपोनेंट एक सेकंड के लिए ही शॉक में आ गया। ओपोनेंट ने ठंडी आवाज में बताया कि इस फाइट का असली रीजन सिर्फ ओरफान को हराना नहीं था, बल्कि ये सब कुछ अजिली से भी जुड़ा हुआ था। उस प्लान के लिए ओरफान को या तो कंट्रोल करना पड़ेगा या फिर हटाना। फिर ये दोनों के बीच में जोरदार फाइट शुरू हो गई। एक डेंजरस मोमेंट में ओपोनेंट का तेज सोर्ड ओरफान की बाजू में घुस गया। खून बहने लगा और ओरफान पहले ही की तरह स्ट्रॉन्ग खड़ा रहा। दर्द के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उसने एक पावरफुल अटैक मारा, इतना स्ट्रॉन्ग कि उसने ओपोनेंट का हाथ ही काट दिया। खून तेज निकलने लगा और ये वाउंड मैजिक से भी हील इजीली नहीं हो पा रहा था। वक्त जाया किए बिना ओरफान ने एक और स्पेल का यूज किया, सीधा ओपोनेंट के वीक स्पॉट को टारगेट किया और फिर फुल पावर के साथ उसकी तरफ चार्ज कर गया। लेकिन ओरफान को ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि उसका ओपोनेंट सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, वो एक वीक हो चुका है। अंधेरा फैला हुआ था और उसी डार्कनेस में उस दुश्मन ने चुपके से अपनी एक हिडन पावर का यूज की। एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिससे कि एरिया एकदम से ब्राइट लाइट और हैवी प्रेशर में भर गया। धमाके की शॉक वेव से ओरफान का बैलेंस बिगड़ गया, जबकि थोड़ी दूर रोनाल्डो खड़ा स्मिरिक करता हुआ सब कुछ देख रहा था। तभी वो फिगर जिसे ओरफान अपना कॉपी समझ रहा था, अपनी असली रियलिटी दिखाने लगा। जो कि रोनाल्डो उसके सामने खड़ा था, वो ओरफान का रियल कॉपी नहीं बल्कि एक डमी था। ये एक कस्ट क्रिएशन थी जो कि पुरानी डार्क मैजिक से बनाई गई थी। अजीली ने इस डमी की बॉडी पर एक डार्क मार्क बनाया था और एक कस्ट शॉट से उसे स्ट्राइक किया था। उस एक हिट ने इस बेजान डमी को ओरफान की यंग वर्जन जैसा बना दिया। बिल्कुल सेम लुक, बिल्कुल सेम फेस, सब कुछ एकदम सेम। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। धीरे धीरे उस कस्ट मैजिक ने डमी से सोचने की पावर भर दी। अब वो सिर्फ एक पपेट नहीं रहा, बल्कि एक इंसान की तरह सोच और प्लान कर सकता था। टाइम के साथ उस डमी ने अपनी अलग ही इच्छा पैदा कर ली। अब वो सिर्फ अजीली का टूल ही नहीं था, वो ओरफान की असली जगह लेना चाहता था। सिर्फ ग्रुप में ही नहीं, बल्कि उन सब लोगों के दिल में भी जो कि ओरफान के करीब थे। जब ओरफान अपनी लाइफ के सबसे डेंजरस थ्रेट का सामना कर रहा था, तब ये डमी अपनी एक नई आइडेंटिटी के साथ जिंदा हो रहा था। अब वो पावरफुल मैजिक का यूज कर सकता था और उसके खुद के प्लान्स थे, अपनी मर्जी से जीना और ओरफान को रिप्लेस करना। वो अजीली के साथ दूसरे डार्क मिशन पर भी जाता था। धीरे धीरे अपना रोल स्टोरी में बड़ा करता गया। लेकिन इतनी शक्ति होने के बावजूद वो एक सच्चाई से कभी भाग ही नहीं सकता था कि वो सिर्फ एक नकली इंसान है, एक झूठा ओरफान। इधर ओरफान इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद टूटने वाला नहीं था। उसके दोस्त, उसकी यादें और उसकी अंदर की स्ट्रॉन्ग विल उसे बार बार
उठा देती है। ये फाइट सिर्फ मैजिक की ही नहीं थी, ये दो विल की फाइट थी। हर अटैक में इरफान का ये प्रॉमिस था कि वो अपनी लाइफ और दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। आखिरकार एक पावरफुल अटैक में डमी टुकड़ों में टूट गया। उस वक्त अजीली सामने ही एकदम काम एक्सप्रेशन के साथ, आंखों में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, उसने इरफान को एक सीक्रेट प्लान ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। तभी क्लियो और मैजिक वहां पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले ये सीन देखा। इरफान थक कर जमीन पर खड़ा था एक बहुत ही टफ बैटल के बाद। इससे पहले हम एक रॉयल पैलेस के अंदर देखते हैं जहाँ एक मिस्टीरियस असासिन बहुत ही सारे लोगों को मार चुका था। वो किसी इम्पोर्टेंट मैप से जुड़ी हुई क्लू को ढूंढ रहा था और वो पूरे प्लेस का इन्वायरमेंट डार्क और स्कैरी हो चुका था। जैसे कि लैली समझ में आ रहा था कि इस सारी खूनी घटना के पीछे कोई बहुत ही डेंजरस इंसान है। जैसे ही असासिन वहाँ से निकलता है तभी इरफान के सामने एक शैडो बहुत ही तेजी से आती है जिसमें एक डेंजरस मर्डर इंटेंट होता है। इरफान को सोचने का भी वक्त नहीं मिलता और वो तुरंत अपना स्पेल एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन उसके कुछ करने से पहले क्लू और मैजिक वहाँ पर आ जाते हैं। उनकी सडन एंट्री की वजह से इरफान थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी वजह से असली एनिमी वहाँ से भाग निकलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इरफान टीस के पास जाता है और पूरी सिचुएशन बताने के लिए। दोनों के बीच का कन्वर्सेशन बहुत ही टेंस होता है। इरफान बताता है कि उसने एक ऐसे डेंजरस क्रिएचर को एनिमिलेट किया है जिसे कि इमेज डिस्ट्रॉइंग मशीन कह रहा होता है। टीस उससे पूछती कि उसको कंट्रोल कौन कर रहा था, लेकिन इरफान चुप हो जाता है। उसकी आंखों में एक गहरी परेशानी दिखाई देती है। वो सच नहीं बताना चाहता था। एक तरफ वो टीस को डेंजर में नहीं डालना चाहता था और दूसरी तरफ वो खुद भी अभी बहुत ही कुछ समझना बाकी था उसको। टीस उसे एक बहुत ही स्पेशल डॉक्यूमेंट देती है। पिछले 5 साल में एकेडमी के बाहर उसने जितनी भी मिशन की थी उसका डिटेल रिपोर्ट। लेकिन एक बात देखकर इरफान बहुत ही शॉक हो जाता है। उसको एकेडमी से स्पेल नहीं किया गया था, जबकि वो कब का हो जाना चाहिए था और ये सब टीस ने खुद रिकॉर्ड में चेंज करके किया था। उसके बाद इरफान, टीस और मैजिक तीनों फैंग टावर की तरफ निकल पड़ते हैं जिसे मैजिकल वर्ल्ड का सेंटर कहा जाता है। सफर में एटमॉस्फेयर थोड़ी सी लाइट होती है लेकिन इरफान फिर भी अलर्ट रहता है और टीस से कैजुअली पूछते कि क्या कभी किसी के साथ उसकी कोई फाइटिंग हुई है, जैसे सीरियस कॉन्सिक्वेंस आए हो। टीस अपनी यूजुअल कॉन्फिडेंट में बोलती है कि सब उसे हमेशा रिस्पेक्ट से ही बात करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी बात खत्म होने वाली होती है रियलिटी उनके सामने आ जाता है। अचानक से तेज गर्मी वाला हेल स्टॉर्म वहाँ पर उनके डायरेक्शन में आ जाता है। बर्फ के इतने बड़े पीसेस इतनी फोर्स से आ रहे होते कि साफ साफ पता चल रहा होता है कि ये कोई नेचुरल एक्सीडेंट नहीं है। इस सिचुएशन में इरफान की सेंसेस और शार्प हो जाती है। उसे हर छोटी मूवमेंट फील होती है। मास्क लॉर्ड उन्हें सराउंड कर चुके होते हैं। इरफान बिना टाइम वेस्ट किए बैटल में कूद पड़ता है। वो पूरे ग्रुप का अकेला सामना करता है। उसके अटैक पावरफुल होते हैं जिसमें वो कॉम्बैट स्किल्स और मैजिक दोनों को इतना स्मूथ तरीके से मिक्स करता है कि हर एनिमी कुछ सेकंड्स में ही डाउन हो जाता है। इरफान की पावर के सामने कोई भी अटैक ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। कुछ ही मिनट में वो पूरी ग्रुप को हरा देता है। फाइट खत्म होने के बाद इरफान उनमें से एक को पकड़कर पूछता है कि उनमें से उस पर अटैक क्यों किया। उस आदमी की आंखों में गुस्सा और नफरत भरा होता है। वो बताता है कि उनके उन साथियों का बदला था जिन्हें इरफान ने पहले पनिश किया था। ये बात सुनते ही इरफान को कुछ फेमिलियर सा फील होता है। वो थोड़ा सा सोचता है और सब कुछ समझ जाता है। शायद वो लोग उस गांव के चीफ से जुड़े हुए थे जिसे इरफान की एक पुरानी मिशन में मिला था। ये सोचकर इरफान और अलर्ट हो जाता है क्योंकि इस तरह की इंटरकनेक्टेड रिलेशन फ्यूचर में और भी ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर सकते थे। तभी इरफान दूर से किसी को आता हुआ देखता है। ये नया इंसान उन ऑर्डिनरी अटैकर जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी शार्प आइज, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और कॉन्फिडेंट वॉकिंग को स्टाइल को देखकर इरफान समझ जाते हैं कि वो कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है। ये हाइड्रोन था, फैंग टावर का एक हाई रैंकिंग मेज। हाइड्रोन काम वॉइस में अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो इरफान को एस्कॉर्ट करने के लिए आया है। लेकिन इरफान इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं करने वाला था। वो हाइड्रोन को टेस्ट करने के लिए अचानक से एक फास्ट और पावरफुल अटैक करता है। हाइड्रोन अपनी अमेजिंग स्किल से उस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है जिससे कि इरफान की सस्पिशियस और भी बढ़ जाती है। दोनों फैंग टावर के अंदर आ जाते हैं और हर स्टेप के साथ एटमॉस्फेयर और टेंस हो जाता है। टावर के अंदर पहुंचते ही फैनलैंड का सेक्रेटरी पोलाइट लेकिन अर्जेंट टोन में इरफान को रिक्वेस्ट करता है कि फैनलैंड उनसे प्राइवेट में बात करना चाहते हैं। इरफान को फैनलैंड के ह्यूज रूम में लेकर जाता है। इरफान को बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि उनका ये सडन मीटिंग क्या मीटिंग करने वाला है। फैनलैंड अपनी शार्प आइज और अथॉरिटी से बिना टाइम वेस्ट के सीधा पॉइंट पर आ जाता है। वो बताता है कि जैसे अभी इरफान मिला वो हाइड्रोन एक्चुअली एक स्पाई था। ये सुनते ही इरफान शौक में आ जाता है, लेकिन फैनलैंड बिना रुके एक्सप्लेनेशन देता है। फैनलैंड के अकॉर्डिंग फैंग टावर में ही एक क्लास है जो कि असासिनेशन स्किल में स्पेशली ट्रेन हो जाती है, यूए क्लास। इस क्लास के स्टूडेंट सिर्फ मेजे से नहीं बल्कि रूथलेस असासिन बनने की ट्रेनिंग लेते हैं। फैनलैंड बताता है कि यूए क्लास के एक्शन अब कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। अगर फैंग टावर का बैलेंस बनाना है तो इस क्लास को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना होगा, वरना सिचुएशन और भी सीरियस फॉर्म ले लेगी। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। फैनलैंड ने इरफान के सामने एक मोटा सा डॉक्यूमेंट्स का बंडल रख दिया। इन पेजेस में हाइड्रोन और उसके स्टूडेंट्स की सारी एक्टिविटीज का डिटेल्स रिकॉर्ड था। इरफान जैसे जैसे पेजेस पलटता गया उसका एक्सप्रेशन और भी सीरियस हो गया था। उसने पढ़ लिया था कि
ड्रैगन कल्ट के फॉलोअर्स का प्योर कत्ले आम हुआ था। यूए क्लास के ऑपरेटिव्स हाइड्रोन के डायरेक्ट ऑर्डर पर वहाँ मौजूद हर इंसान को एलिमिनेट कर चुके थे। पीछे सिर्फ तबाही और खालीपन ही बचा हुआ था। फैंग टावर से बाहर निकलने के बाद इरफान चुपचाप चल रहा था। मास्टर यू की वार्निंग उसके माइंड में घूम रही होती है, एक दूसरे के एनिमीज मत बनो। ये वर्ड्स उसको ऐसे हंट कर रहे थे जैसे कोई अनदेखा थ्रेट उसका पीछा कर रहा हो। मास्टर के अगेंस्ट खड़ा होना सिर्फ एक चैलेंज ही नहीं बल्कि ऐसा कदम था जो कि कभी भी डेंजरस कोसिक्वेंस ला सकता था। इरफान ये सब फेस पर शो नहीं करता लेकिन अंदर से वो बहुत ही टेंशन में डूबा हुआ था। इधर क्लियो और उसकी दो फ्रेंड्स हल्का सा वॉक करके घर को आ जाते थे। तीनों अभी भी हंसी मजाक में ही बिजी थे, स्टोरी शेयर करते हुए, लेकिन उनकी ये खुशी एक सेकंड में ही रुक गई जब उन्होंने एक मास्ड फिगर को सामने वाली रूफटॉप पर सीधा उनकी तरफ आते हुए खड़ा देखा। वो कुछ रिएक्शन कर पाते उससे पहले ही ओसेडो वहाँ से गायब हो गया और एक हैवी अनईजी फीलिंग छोड़ गया जो कि किसी बैड ओमेन की साइन लग रही थी। थोड़ी देर के बाद जब इरफान वहाँ पर पहुंचा और उसने क्लियो के सर पर खून देखा तो वो बहुत ही शौक और गुस्से से भर गया। क्लियो ने जो बताया उससे इरफान ने तुरंत समझ लिया कि ये काम किसी असासिन का ही है जिससे कि वो पहले फेस कर चुका है। वो बिना डिनाई किए उसके पीछे जाने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन टीस उसके सामने आ गई और उसका रास्ता रोक दिया। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल स्ट्रिक्ट था लेकिन उसमें केयर भी दिखाई दे रही थी। टीस ने काम वॉइस में कहा कि इस बार वो खुद इस मैटर को हैंडल करेगी और इरफान का फोकस क्लियो को ट्रीट करने में होना चाहिए क्योंकि क्लियो को अभी जेन्युइनली केयर करने की जरूरत है, चाहे इरफान कितना भी चेस करने की क्यों ना सोच रहा हो। इरफान क्लियो की वाउंड्स को केयरफुली ट्रीट कर रहा था और उसी वक्त टीस चुपचाप उस असासिन की ट्रायल को फॉलो कर रही थी। सिटी सेंटर पहुंचने पर उसने उसमें से एक को देख लिया। वो खुद को जाने अनजाने में रिवील कर रहा था जैसे टीस को एक ट्रैप में खींच रहा हो। घर आकर जब इरफान ने एश्योर किया कि क्लियो की चोट पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है तब उसके अंदर फिर से एक स्ट्रॉन्ग रिसोल्व जाग गया था और वो वेट नहीं कर सकता था। वो तुरंत प्रिपेयर होकर सिटी की तरफ निकल गया। इधर टीस मास्टरमैन के छोड़े हर छोटे क्लू को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। आखिर में एक टूटी फूटी हाउस के अंदर रुक जाती है जिसका एनवायरनमेंट इतना साइलेंट और डार्क था कि जैसे सालों से कोई भी उसे टच नहीं कर रखा हो। टीस बिना डरे लेकिन पूरी कॉन्शियसनेस के साथ वो हाउस के अंदर चली जाती है। टीस जैसे ही ऊपर गई उसे तुरंत समझ में आ गया कि वो सीधा एक ट्रैप में आ चुकी है। ऊपर दो लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। उनकी आंखों में एक डेंजरस सा कॉन्फिडेंट और मार देने वाली नजर थी। उनमें से एक आगे बढ़ता है और टीस बहुत ही शौक हो जाती है क्योंकि वो बड़ा मास्टर यू की क्लास का एक्स स्टूडेंट निकला। उसने बिना शर्म के बताया कि वो यहाँ पर एक वर्ल्ड मैप ढूंढने के लिए आया है जिसके बारे में टीस को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। टीस उनसे और पूछने की ट्राई करती है पर जवाब में उनके चेहरे पर सिर्फ एक ही इविल स्माइल होती है। थोड़ी ही देर में फाइट शुरू हो जाती है। टीस अपनी मैजिक एक्टिवेट करती है और पावरफुल अटैक से उन्हें ओवरटेक करने की ट्राई करती है पर ये दोनों नॉर्मल एनिमीज नहीं थे। दोनों बिल्कुल परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में फाइट कर रहे होते हैं सिर्फ एक ही गोल के साथ, टीस को मैजिक यूज करने से रोकना। वो दोनों बार बार उसकी थ्रोट को टारगेट करते हैं ताकि वो स्पेल जेंट ना कर पाए। धीरे धीरे टीस की बॉडी वीक हो जाती है और दोनों उसके करीब आकर उसे उठाने वाले होते हैं। तभी एक फेमिलियर आवाज आती है, शार्प और पावरफुल। वहाँ पर अजीली आ जाती है और उसकी आंखों में दोनों एनिमीज पर टिकी होती है। वो सीधे कहती है कि वो किसी को भी टीस को हर्ट नहीं करने देगी। अजीली को देखकर असासियन एक पल के लिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इतनी पावरफुल सोर्सर से फाइट करना उनके बस की बात नहीं है। थोड़ी सी बातचीत करने के बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और टीस वहीं पर थक कर गिर सी जाती है। थोड़ी ही देर के बाद इरफान वहाँ पर पहुँचता है और उसकी नजर सीधा टीस पर पड़ती है जिसके बॉडी में अब भी फाइट के साइन दिख रहे होते हैं। इरफान उसे संभालते हुए घर वापस लेकर जाता है पर उसके दिल में एक कंफ्यूजन होता है, अजीली अचानक से वहाँ पर कैसे आ गई। उस रात जब टीस रेस्ट कर रही होती है वो सोच रही होती है कि क्या हो गया। अपनी पहली वाली कंफ्यूज्ड हालत में उसको लग रहा होता है कि जैसे इरफान ने ही उसकी जान बचाई है। इरफान उसके पास बैठकर उसकी इंजर्ड फिंगर्स को हील करता है। हीलिंग प्रोसेस स्मूथ रहता है पर रिजल्ट परफेक्ट नहीं होता। उन फिंगर्स को जोड़ दिया जाता है पर उनमें पहले वाली फ्लेक्सिबिलिटी वापस नहीं आती। ये देखकर इरफान के चेहरे में एक उदासी सी आ जाती है जैसे वो खुद को हेल्पलेस फील कर रहा हो। फिर भी वो टीस को बस इतना कहता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, सोल्यूशन अभी भी मिल सकता है। रात थोड़ी बढ़ गई और इरफान घर से बाहर निकल जाता है। वो एक क्वाइट से कोने में जाकर बैठ जाता है। हवा हल्की से चल रही होती है और आसपास पूरी साइलेंस होती है। वहाँ बैठकर वो आराम से उन सब चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जैसे उसकी जिंदगी एक कॉम्प्लिकेटेड सी मिस्ट्री और डेंजर प्लॉट्स में उलझ गई हो। अचानक एक फेमिलियर सी आवाज पूरी शांति को तोड़ देती है। वहाँ पर अजीली खड़ी होती है, हमेशा की तरह रॉयल और पावरफुल। वो आगे बढ़ती है और उसकी तीखी आंखों में एक अर्जेंसी क्लियरली दिखाई दे रही होती है। अजीली ने बिना टाइम वेस्ट के सबसे इम्पोर्टेंट बात बतानी शुरू कर दी। उसने बताया कि मास्टर यू की क्लास, जो कि पिछले कुछ टाइम से काफी स्ट्रिक्ट मूव कर रही थी, अब अपने फाइनल फेज में आ चुकी है। उनका गोल सीधा सा था, अपने अगेंस्ट खड़े होने वाले हर इंसान को खत्म करना और एक चीज को हासिल करना जो कि दुनिया की वैल्यू को चेंज कर सकती थी, ब्रोइंग फैमिली का वर्ल्ड मैप। अजीली के लिए ये मैप सिर्फ एक पुराना आर्टिफैक्ट नहीं था बल्कि एक ऐसी चीज थी जिसमें पूरे वर्ल्ड का बैलेंस बदलने की पावर छुपी हुई थी। और फान ध्यान से उसकी बात को सुन रहा था और अजीली की वॉइस
एकदम से सीरियस टोन में चेंज हो जाती है, जैसे वो कोई बहुत ही पुरानी स्टोरी सुना रही हो। उसने बताया कि मैप की कहानी गोड्स की हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। 1000 साल पहले जब दुनिया कियोस में थी, एक सुप्रीम गोड स्वेडन पेस में सीक्रेटली अपना प्लान बना रहा था कि बाकी गोड्स को खत्म करके पूरी पावर सिर्फ खुद के हाथ में ले ले। अजीली बोलते हुए थोड़ी देर तक रुक जाती है, जैसे उसकी आंखों में पुरानी जमाने की तस्वीरें वापिस आ रही हो। उसने बताया कि दुनिया से गायब होने से पहले स्वेडन पे एक ट्रेजर छोड़कर गया था, जैसे नेशनल स्ट्रेटजी या फिर वर्ल्ड मैप के नाम से जाना जाता है। ये मैप कोई नॉर्मल मैप नहीं था, इसमें वो नॉलेज और पावर्स थी जो कि देखते ही देखते फेट के फ्लोस को चेंज कर सकती थी। पर सालों गुजरने के बाद ये मैप कहीं पर खो गया और उसके ट्रस्ट ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। अजीली के पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये थी कि ये मैप कभी भी चाइल्डमैन के पास था, वो ही चाइल्डमैन जो कि ऑर्फान से डीपली कनेक्टेड थे। अजीली ने एक हैवी साइन के साथ बताया कि आज मास्टर यू के लोग बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ने वाले। वो मैप के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनका टारगेट सिर्फ ऑर्फान या अजीली नहीं होगी। टेस जैसी वल्नरेबल लड़की जिसका कंडीशन अभी वीक है, उसका सबसे आसान टारगेट बन सकती है। एनिमी एग्जैक्ट वही जगह पर स्ट्राइक करते हैं जहाँ पर पेन सबसे ज्यादा होता है और अजीली को डर था कि इस बार वो सबको डेंजरस सिचुएशन में डाल देंगे। जाने से पहले अजीली ऑर्फान की आंखों में सीधा देखती है, जैसे बिना बोले कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाहती हो। फिर अपने क्लॉक में हाथ डालकर एक पुराना सा आर्टिफैक्ट निकालती है, स्वीडन पिक के जमाने का लेगेसी पीस। उसका नाम था इंटरडायमेंशनल कायस्टोन। अजीली ने समझाया कि ये आइटम ऑर्फान को अलग अलग डायमेंशन में मूव करने की एबिलिटी देता है, एक रेयर पावर जो कि एनिमी से बचाने या फिर उन्हें बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड एंगल से अटैक करने में ऑर्फान के काम आ सकती है। ऑर्फान ने थोड़ी देर अपने कंपेनियंस के साथ कामली डिस्कशन किया और फिर तीनों को लेकर क्लास की बेस ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ये जगह फॉरेस्ट के बिल्कुल अंदर छुपी हुई थी, जिसको चारों तरफ से इतने घने ट्रीज और स्ट्रॉन्ग मैजिकल बैरियर बने हुए थे कि कोई भी वहाँ पर आसानी से नहीं आ सकता। अंदर जाने से पहले ऑर्फान ने जमीन पर एक मैजिकल सर्कल ड्रॉ किया और उसे एक्टिवेट करके तीनों के आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दिया। सर्कल से निकलती हल्की सी रोशनी उनका गाइड बन गई और वो धीरे धीरे बैरियर के थ्रू फ्लोट करके अंदर चले गए बिना किसी को पता चले। बेस के अंदर हवा एकदम से हैवी थी, अंधेरा इतना था कि बस थोड़ा सा लाइट मिलकर आसपास की चीजें बैरली विजिबल हो रही थी। ऑर्फान आगे चल रहा था, उसकी आंखें हर कॉर्नर को स्कैन कर रही थी, जैसे कोई भी डेंजर किसी भी पल सामने आ सकती हो। तभी एक अननोन शैडो उनके सामने आ गई। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो हाइड्रोन था, एक मैजिकल वॉरियर जो कि अपनी ब्रूटल स्ट्रेंथ और सडन सरप्राइजेस अटैक के लिए मशहूर था। ऑर्फान रिएक्ट कर पाता उससे पहले हाइड्रोन ने अपना हाथ उठाकर एक पावरफुल अटैक अनलेस कर दिया। पूरी जगह सेक हो गई और ऑर्फान भी रेडी था। उसने तुरंत डिफेंसिंग मैजिक का यूज किया, अटैक को डोज किया और एक छोटा सा काउंटर अटैक वाला वेव क्रिएट करके हाइड्रोन को पीछे रोक दिया। ये फाइट कुछ सेकंड्स की ही थी, पर इतना काफी था ऑर्फान को समझने के लिए कि ये एनिमी बिल्कुल भी नॉर्मल लेवल का नहीं है। टाइम वेस्ट ना करने के लिए ऑर्फान ने मैजिक सर्कल को दोबारा से एक्टिवेट किया और ग्रुप को बेस की ओर अंदर ले गया। वहाँ जहाँ ये क्लास कभी ट्रेनिंग करती थी, एटमॉस्फेयर अब पहले से और ज्यादा टेंस हो चुका था। पुराने जमाने की बची हुई आर्मर, थिक वॉल्स और पहले लड़े गए बैटल्स के निशान सब मिलकर इस जगह को एक भूल चुकी बैटलफील्ड जैसा बना रहे थे। तीनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी एक डीप हैवी वॉइस में शैडो एको होती है। हाइड्रोन फिर से सामने आ जाता है, इस बार एक हाफ स्माइल के साथ, जिसमें एक मॉकिंग एक्सप्रेशन क्लियरली दिखाई दे रहा होता है। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है और एक लंबी सी स्कार को हाईलाइट करती है, जो उसकी टेम्पल से लेकर चिन तक जाती है, जैसे वो दिखाना चाहता हो कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ हो। उसने ऑर्फान की तरफ देखा और स्लो टाउटिंग टोन में पूछा, कभी सोचा है इस स्कार के बारे में? ऑर्फान की माइंड में तुरंत वो 5 साल पुरानी याद वापस फ्लैश हो जाती है, जब वो पहली बार रॉयल कैपिटल आया था। सब कुछ उसके लिए स्ट्रेंज और टेंस था, रास्ते भरे हुए थे लोगों से, पर उसी भीड़ में उसे एक अनईजी फीलिंग होती है, जैसे कोई चुपचाप हर कदम उसे देख रहा हो। और फिर वही हुआ, एक डिस्ट्रैक्टेड एली के शैडो से हाइड्रोन सामने आ गया। उसकी कोल्ड नजर को देखकर ऑर्फान का दिल एक पल के लिए रुक सा गया और वो तुरंत सीधा फेयर में बदल गया। हाइड्रोन के प्रोवोकिंग टोन में धीरे धीरे ऑर्फान की तरफ बढ़ रहा था, जैसे वो जानबूझकर उससे फाइट शुरू करवाना चाहता हो। वो ऑर्फान से पूछते, क्या तुम्हें लगता है कि फैंग जैसे लोगों को ट्रेन करने के लिए बना था, इसलिए ताकि तुम अजीली को मार सको, जिसे सब कियोटिक विच कहते हैं? ये बात ऑर्फान को एक तेज छुरी की तरह चुभ गई। उसके दिल पर एक ऐसा बोझ पड़ा जिससे कि संभालना मुश्किल हो गया। उसे कभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी सारी ट्रेनिंग का रियल पर्पस उसी को खत्म करने का था, जिससे कि अपना फैमिली मानता था। डर और घबराहट के बीच ऑर्फान के अंदर छुपी हुई पावर्स अचानक से बाहर फूट पड़ती है। एक जबरदस्त वाइल्ड विंड उसके आसपास घूम उड़ता है, उसकी रोशनी हाइड्रोन के चेहरे पर पड़ती है और उसके फोरहेड से चिन तक एक गहरी स्कार बना देती है, एक निशान जो कि हमेशा याद दिलाएगा कि ये सब क्या हुआ था। लेकिन हाइड्रोन इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं था। वो वाइल्ड विंड के बीच झूमता हुआ सीधा ऑर्फान की तरफ दौड़ता है, जैसे एक ही अटैक में सब कुछ खत्म कर देने का इरादा हो। टाइम धीरे चलने लगता है, हर चीज धीमी पड़ जाती है, बस एक अटैकिंग
हाइड्रोन और ओरफान की फोकस्ड आंखें दिखाई देती है और एक पल में ओरफान का वो एक टेलीपोर्टेशन स्पेल एक्टिवेट करता है और अपनी जगह से गायब हो जाता है, जिससे कि हाइड्रोन का अटैक हवा में ही रह जाता है। हाइड्रोन समझ भी नहीं पाता है कि क्या हुआ। तभी ओरफान उसके पीछे अपीयर होता है और एक पावरफुल ब्लो मारते हुए हाइड्रोन को पीछे उड़ा देता है। दूसरी तरफ क्लियो धीरे धीरे अपनी आंखें को खोलती है, लेकिन उसके आसपास फ्लियर का असिस्टेंट मौजूद होता है। क्लियो कुछ बोल पाती उससे पहले वो उसकी तरफ झपट कर उसका गला पकड़ लेता है, जैसे एक ही पल में उसका सांस रोक देने वाला हो और बिना किसी रहम के मैजिक यूज करके क्लियो को खत्म करने वाला था। तभी एक तेज लाइट बीम उसके हाथ को काट कर उड़ा देती है, खून उड़ने लगता है और वो दर्द से चीख उठती है। ये सब लोकी के टाइम पर आने की वजह से होता है। अपनी स्पेशल मैजिक से उसने क्लियो को जान बचाई थी। इधर मैजिक भी बिल्कुल एक अननोन जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। आसपास की बिल्डिंग टूट चुकी थी, हवा में सड़ी हुई स्मेल थी, सब कुछ अजीब और डरावना लग रहा था। वो खुद को काम करने की कोशिश करता है, लेकिन अकेलापन उसके दिमाग को हिलाने लगता है। वो रास्ते ढूंढने ही वाला था कि तभी दूर से कोई फिगर हिचकिचाते हुए चलकर उसकी तरफ आता दिखाई देता है। ये उनके क्लास का एक मेंबर था जो कि शायद से टेलीपोर्टेशन में फंस गया था, लेकिन उसकी चाल से डेंजर महसूस हो रहा था। वो फिगर अचानक से तेज स्पीड से मैजिक की तरफ भागता है। मैजिक को समझ में आ गया होता है कि ये बहुत ही खतरनाक है। अपने आप को बचाने के लिए वो तुरंत एक मैजिकल शील्ड समन कर लेता है। मैजिक के आसपास एक ट्रांसपेरेंट शील्ड चमक उठा और उसी पल उसने एक डायरेक्ट अटैक को रोक दिया। अटैक के टकरार से एक जोर का एक्सप्लोजन हुआ, जिससे कि दोनों पीछे हटते गए। मैजिक बच तो गया, लेकिन उसे तब पता चला कि उसका प्रीवियस मैप उसके हाथ से गिरकर उसकी ओपोनेंट के पास चला गया है। वो लड़का मैप को अपने पॉकेट में डालकर हल्की सी स्माइल देता है, जिससे कि वो मैजिक को पूरा प्रोवोक करना चाहता हो। मैजिक के अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है, पर उससे ज्यादा डर ये था कि कहीं वो ओरफान के लिए बोझ न बन जाए। बिना और टाइम वेस्ट किए मैजिक ने खुद ही अटैक करने का डिसाइड किया। वो अपनी एनर्जी को फोकस करके एक पावरफुल लाइट बीम उस लड़की की तरफ छोड़ देता है, लेकिन जब बीम टकराती है सामने वाले को जरा सा भी नुकसान नहीं होता। ये देख मैजिक एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है। तभी ओपोनेंट उस पर उल्टा अटैक करता है, जिससे मैजिक जमीन पर गिर जाता है, जिससे कि वो पूरा डिफीट हो चुका हो। ओपोनेंट के चेहरे पर जीत वाली स्माइल आ जाती है, लेकिन जैसे उसके अटैक रोशनी में कम होती है, मैजिक वहाँ से गायब हो चुका होता है। असल में मैजिक ने एक स्पेशल डिस्प्लेसमेंट स्पेल का यूज किया था, जिससे कि उसके डेडली अटैक से बच गया। फाइट और टेंस हो रही होती है। ओपोनेंट एक और जबरदस्त ब्लो देने के लिए रेडी हो चुका था, लेकिन उससे पहले एक तेज आवाज गूंजती है, बैंग। एक मैजिकल बुलेट सीधा उस अटैकर को लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है। दूर से फॉलन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल काम एक्सप्रेशन के साथ। उधर ओरफान हाइड्रोन को एक दीवार के सामने कॉर्नर कर चुका था। एक पावरफुल किक से हाइड्रोन जमीन पर सीधा धाड़ से गिरता है। हाइड्रोन धीरे से उठने की कोशिश करता है और ओरफान की आंखों में गुस्सा देखकर वो चुप हो जाता है। वो उससे कहता है, अगर राइट साइड का स्कार काफी नहीं है तो मैं तुम्हारा फेस बैलेंस कर देता हूँ। ये बात सुनकर ही हाइड्रोन के हाथ गुस्से से कांप उठते हैं और उसके सभी अटेम्प्ट्स बेकार हो जाते हैं। ओरफान पूरी तरीके से उस पर हावी हो चुका था। तभी टेंशन की बीच क्लियो वहाँ पर अपीयर होती है, जिसे लोकी ने टेलीपोर्ट किया था। उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था और उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रहा था। वो जल्दी जल्दी बताते कि फॉलन का असासिनेट लोकी पर अटैक करने के लिए जा रहा था, और उसी मोमेंट का फायदा उठाकर क्लियो ने पीछे से फुल फोर्स में स्ट्राइक की और उसको गिरा दिया। उसके बाद वो लोकी के साथ वहाँ से निकल गया और सीधा ओरफान को ढूंढने गई, सभी के साथ क्लासरूम की तरफ बढ़ते हुए, जहाँ टीचर एक किताब हाथ में लेकर उनका वेट कर रहा होता है। क्लास टीचर के चेहरे पर एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन था। वो प्राउडली अनाउंस करता है कि उसने मैजिक की सबसे इम्पोर्टेंट बुक को चुरा ली है, लेकिन ओरफान उसकी बात सुनकर एक ऐसी स्कोफिंग सी हंसी देता है जो कि पूरे रूम का एटमॉस्फेयर चेंज कर देता है। उस हंसी में एक ऐसा कॉन्फिडेंस और चिढ़ाने वाली बात होती है जिससे कि टीचर का पेशेंस टूटने लगता है। गुस्से में आकर टीचर बुक को खोलता है और ये सोचकर ही अंदर कुछ बहुत ही वैल्यूएबल सीक्रेट्स होंगे, पर जैसे ही पेजेस पलटता है वो बहुत ही शौक में रह जाता है। बुक में सिर्फ चाइल्डिश स्क्रैबल्स थे, जैसे किसी ने मजाक में पेज को भर दिया हो। एक इम्पोर्टेंट बुक एक जगह, ये बिल्कुल प्रैंक निकली। क्लासरूम का एटमॉस्फेयर ऑलरेडी टेंस से भर चुका था। तभी फैलन और मैजिक वहाँ पर अपीयर हो जाते हैं। फैलन की आंखों में एक हैवी सीरियसनेस थी। वो सीधे बोलता है कि फैंग टावर में क्लास ने जो इलीगल एक्शन किए थे उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बात सुनते ही क्लास लीडर एक एरोगेंट सी हंसी देता है, जिससे कि उसे फुल कॉन्फिडेंस हो चुका कि लोग मिलकर उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते। पर उसका कॉन्फिडेंस एक पल में ही टूट जाता है जब अजेली अचानक से रूम में अपीयर होती है। उसकी प्रेजेंस में एक ऐसी अथॉरिटी का फील होता है जो कि पूरा रूम एकदम से स्टिल हो जाता है। उसे देखते ही क्लास लीडर अपनी सैनिटी खो देता है। वो पागलों की तरह चिल्लाता हुआ अजेली की तरफ पूरा गुस्सा और नफरत के साथ चार्ज करता है, लेकिन वो उसके पास पहुंच पाता उससे पहले ओरफान बीच में आ जाता है। एक स्ट्रॉन्ग स्विंग के साथ उसके अटैक को रोक देता है। दोनों के बीच एक टेंशन फाइट शुरू हो जाती है, पर लंबी नहीं चलती। कुछ ही सेकंड में क्लास लीडर जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है।
पूरी तरह ऑर्फान से ओवरवेल्म होकर अजीली आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में एक हल्का सा पीटी दिख रहा होता है और बिना कुछ बोले अपना हाथ उठाती है और अपनी क्योटिक पावर एक्टिवेट करती है। एक स्ट्रेंज सी मैजिक वेव पूरे क्लास में फैल जाती है और एक ही पल में क्लास के हर स्टूडेंट से अजीली की जुड़ी हुई सारी मेमोरीज इरेज हो जाती है। उसके दिमाग में एक अजीब सी खाली जगह रह जाती है। जैसे ही वो रूम से निकलने लगती है, अजीली एक बार ऑर्फान की तरफ मुड़कर देखती है। उसकी आवाज में एक क्लियर चैलेंज था, अगर ये तुम्हें मैटर सॉल्व करना है तो कार्मिक चर्च आ जाना। और बिना ऑर्फान का जवाब सुने अजीली एक स्पेल को कास्ट करती है और वहाँ से गायब हो जाती है। इसी के साथ इस एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।